तीसरा परमुटेशन कॉम्बिनेशन के अंदर ही हम कंसेप्ट शुरू कर रहे हैं अब सर्कुलर परमुटेशन, यानी कि अब आदमियों को या अलग अलग वस्तु को एक लाइन में अरेंज नहीं करना, अब एक सर्कल में अपन को अरेंज करना है, सर्कल पे। तो आपको यहां पर दो कंसेप्ट ध्यान रखने हैं, केवल प्रूफ की आपको जरूरत नहीं है, वो आप कर भी सकते हो, खुद से थोड़े समझदार होंगे तो। आपके पास n डिफरेंट थिंग है या n डिफरेंट पर्सन है, आपके पास n अलग अलग वस्तुएं हैं या फिर n अलग अलग व्यक्ति हैं, आप उनको एक सर्कल वृत्त पे अरेंज करना चाहते हो बराबर दूरियों पे। तो वृत्त पर n भिन्न चीजों को व्यवस्थित करने के तरीके क्या होंगे, मतलब आपको सिलेक्ट भी करना है फिर उनको अरेंज भी करना है। तो कितने तरीके होंगे अगर आपको सर्कल पर अरेंज करना है, n-1 फैक्टोरियल, जितने भी डिफरेंट लोग या पर्सन है उसमें से एक घटाकर आपको फैक्टोरियल लेना है, ध्यान रखिएगा। तो नंबर ऑफ वेज इन विच n डिफरेंट थिंग्स कैन बी अरेंज्ड ऑन सर्कल इज n-1 फैक्टोरियल। अब इसी हमारे एक स्पेशल केस है, अब n-1 फैक्टोरियल का अरेंजमेंट कैसे भी हो सकता है, क्लॉकवाइज भी और आधा एंटी क्लॉकवाइज भी, ठीक है ना। तो यहां से बिठाना शुरू करते हैं, तो हो सकता है हम घड़ी की दिशा में बिठा दें सारे लोगों को या अपोजिट डायरेक्शन में बिठा दें, अपोजिट डायरेक्शन बिठाना शुरू करें, तो दो अलग अलग केस यहां पर बन जाते हैं। नंबर ऑफ वेज इन विच n डिफरेंट थिंग्स कैन बी अरेंज्ड ऑन सर्कल व्हेन क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट आर कंसिडर्ड एज सेम। ध्यान सुनेगा मेरे प्यारे भाई, कितने नंबर ऑफ अरेंजमेंट बनेंगे अगर हम n विभिन्न वस्तु को एक सर्कल में बिठाने की कोशिश करेंगे, ये मानते हुए कि जो हमारा क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट है वो एकदम सेम है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है फूलों की एक माला बनाना। फूलों की माला ऐसे सर्कुलर बनाई जाती है, फूलों की माला आप यहां से पुरोना शुरू करते हो तो आप एक ही साइड में पुरोगे, ऐसा नहीं कि दोनों जगह फूल जाते जाएंगे। आपने एक धागा सेट कर लिया, उसके आगे ही आप फूल यहां पे फूल लगाते जाओगे, यानी कि मेरे दोस्त क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही आप जो है फूलों को अरेंज करोगे। या फिर मोतियों की एक माला हो गई, मोतियों की माला को आप एक या तो आप क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज एक ही डायरेक्शन में आप पुरोगे, तो उस केस में जो टोटल अरेंजमेंट बनेंगे वो बस आधा करना है, n-1 फैक्टोरियल का आधा, बस ये ध्यान रखना है मेरे दोस्तों, ठीक है ना। तो यहां पे अगर n वस्तु के सर्कल पर अरेंज करना है तो कितने जो है तरीके हो सकते हैं अरेंज करने के रास्ते, n-1 फैक्टोरियल। लेकिन क्लॉकवाइज ही करें या एंटी क्लॉकवाइज, एक ही डायरेक्शन में है, दोनों को किसी भी तरीके से व्यवस्थित कर लो, सेम ही चीजें आनी है, जैसे कि फूलों की माला, ठीक है ना भाई। आदमी को अगर मैं यहां से बिठाना शुरू करूं क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, अलग अलग हो जाएगा कि आदमी होते हैं अलग अलग, लेकिन फूल तो भैया कैसे भी करो सेम ही आएगा। तो उस केस में मेरे प्यारे भाई n-1 फैक्टोरियल बटे दो तरीके हो जाएंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। अब इस पर बेस सवाल, एक डिनर पार्टी में 6 पुरुष 4 महिलाएं गोल मेज पर बैठते हैं, कितने तरीके से बैठ सकते हैं। यहां पे कुछ नहीं बताया गया कि आदमी औरत कहां बैठना है, कब बैठना है, कैसे बैठना है। 6 पुरुष और 4 महिलाएं, टोटल 10 लोग हो गए। 10 लोगों को एक सर्कल पे बिठाना है तो कितने तरीके से बैठ सकते हैं, 10-1 का फैक्टोरियल, यानी कि 9 फैक्टोरियल सवाल का आंसर हो जाएगा। बात समाप्त, आगे चलते हैं। एक हार बनाने के लिए 12 अलग अलग मोतियों को कितने तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है। हार बनाओगे, ठीक है, अभी मैंने एग्जांपल दिया, एक नेकलेस आप बनाते हो मेरे दोस्तों, तो 12 अलग अलग मोतियों को कितने तरीकों से आप प्रो सकते हो, तो 12-1 यहां पे बटे 2 आएगा, 12-1 फैक्टोरियल बटे 2, 11 फैक्टोरियल बटे 2 इस सवाल का आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से सुनेगा, हर एक चीज को, हर एक कंसेप्ट को मैंने कंपाइल किया है, जितने बेहतरीन और सिस्टमेटिक वे में मैंने यहां पे सारी चीजें आपको प्रस्तुत करी हैं, आपको कहीं और नहीं मिलेंगी, ठीक है ना। बस मेरा लेवल बिल्कुल मरा हुआ नहीं है, बिल्कुल मरे हुए से मैक्सिमम लेवल तक जाता है, वहीं बच्चे थोड़े रोने लगते हैं। 20 विभिन्न देशों के 20 प्रतिनिधियों के बीच एक गोल मेज पे सम्मेलन होना है, उन्हें कितने तरीके से बिठाया जा सकता है। यहां पे 3 क्वेश्चन है, सुनो मेरे प्यारे भाई। 20 देश हैं, 20 देश से 20 अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव आए और एक सर्कुलर टेबल पे उनकी होनी है मीटिंग। कितने तरीके से मीटिंग हो सकते हैं उनकी बैठकर। पहला है विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। जब कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है तो कहीं भी बिठाओ, तो ये हो जाएगा 20 प्रतिनिधि हैं तो 20-1 यानी कि 19 फैक्टोरियल मेरे दोस्तों। बात समझ में आई, आप बोलोगे हाँ जी सर। व्हेन 2 पर्टिकुलर डेलीगेट शुड ऑलवेज सिट टुगेदर, 2 पर्टिकुलर डेलीगेट ऐसे हैं
जिनको हमेशा एक साथ बिठाना है अपन को, जैसे कि मोदी जी और बाइडेन जी। बाकी के 18 जो हैं, देखो बाकी के 18 मेरे प्यारे भाई कैसे भी बैठे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये दो लोगों का जो ग्रुप है, मोदी जी का और बाइडेन का, ग्रुप दो लोगों का है, उनको एक साथ ही बिठाना है। यानी कि आप ऐसे समझो मेरे दोस्तों, ऐसे समझो, थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि ये ग्रुप दो, जो दो लोगों का ग्रुप है, हम इसे एक ही मान के चलेंगे कि भाई ये एक ही एंटिटी है। तो टोटल हमारे पास ये समझो कि 19 रिप्रेजेंटेटिव है, 19, 20 नहीं है, 19 ही हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव हैं दोस्त। क्योंकि उनमें से दो तो ऐसे हैं जो एक साथ ही बैठने को राजी होंगे, ठीक है ना। देखो भाई टोटल आए 20 लोग, 20 लोगों में से 18 लोग अलग करे और 2 लोग अलग करे, 2 लोग एक साथ ही बैठना चाह रहे हैं, ये 2 लोग एक साथ ही बैठना चाह रहे हैं, यानी कि 18 और इसको एक ही मानो तो टोटल आपके 19 ही रिप्रेजेंटेटिव हैं, समझो। अगर मुझे 19 लोगों को बिठाना है तो कितने तरीके से बिठा सकता हूं सर्कुलर टेबल पर? 19 माइनस 1, 18 और 1 19 हो गया, 19 में से 1 घटाएंगे, 18 फैक्टोरियल तरीके से बिठा सकता हूं। ये आंसर आ जाएगा? नहीं, ये गलती कर दी। आप कहोगे सर क्या गलती करी, एकदम ठीक करे हम, हाँ बकवास करते हैं। मैंने कहा बकवास नहीं भाई, जो 2 लोग हैं इनको भी तो आपस में इंटरचेंज कर सकते हो, लेफ्ट में आ जाए राइट में आ जाए भाई। इन 2 लोगों को भी तो हम आपस में जो है इधर उधर बिठा सकते हैं। दो लोगों को कितने तरीके से बिठा सकते हैं? फैक्टोरियल 2 तरीके से, कभी ये लेफ्ट में, राइट में, बाजू में, आजू में, यानी कि 18 फैक्टोरियल गुणा 2 का फैक्टोरियल मेरे प्यारे भाई। तो वो तरीके हो जाएंगे मेरे प्यारे भाई जिनमें जो है सारे लोग जो है 2 लोग पर्टिकुलरली एक साथ बैठेंगे, 18 फैक्टोरियल गुणा 2। किसी बालक को कोई समस्या? आप बोलोगे नहीं सर कोई समस्या नहीं है। तो 2 पर्टिकुलर डेलीगेट एक साथ बैठेंगे, उसके कितने तरीके हैं ये। तीसरा, when 2 particular delegates never to sit together, 2 पर्टिकुलर डेलीगेट ऐसे जिनको कभी भी हमको एक साथ नहीं बिठाना है, कितने तरीके होंगे? यानी कि मोदी जी बाइडेन एक साथ नहीं बैठने चाहिए, जहां बैठे वो ऐसी पाकिस्तान रो देगा, तो उनको एक साथ नहीं बिठाना, ऐसी जो है खुफिया व्यवस्था की गई। तो कितने तरीके हो सकते हैं कि 2 पर्टिकुलर डेलीगेट एक साथ ना बैठे? इसमें से इसको घटा दूंगा तो आ जाएगा ये वाला, इसमें से इसको हटा दूंगा आ जाएगा ये वाला। आप बोलोगे अरे ऐसा उड़ के आएगा। अगर 20 डेलीगेट, 20 प्रतिनिधि आए तो उनको एक सर्कुलर टेबल पर बिठाने के टोटल 20 माइनस 1 19 फैक्टोरियल तरीके हैं। इन 19 फैक्टोरियल टोटल तरीकों में से 18 फैक्टोरियल गुणा 2 तरीके ऐसे हैं कि 2 पर्टिकुलर डेलीगेट हमेशा एक साथ बैठेंगे। तो अगर मैं माइनस कर दूंगा तो ये वो उन तरीकों की संख्या आ गई मेरे प्यारे भाई जिनमें वो एक साथ नहीं कतई नहीं बैठ पाएंगे। तो फैक्टोरियल 18 तो बच्चों यहां से कॉमन ही आ जाएगा, फैक्टोरियल 18 गुणा, यहां बचेगा भैया फैक्टोरियल 18 कॉमन आ गया तो 19 बचेगा, 19 और यहां से बचेगा 2, तो 19 माइनस 2 आ गया आपका 17। तो फैक्टोरियल 18 गुणा 17 सवाल का आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, ठीक है जी। 19 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते? 19 फैक्टोरियल का मतलब होता है 19 गुणा 18 फैक्टोरियल। 18 फैक्टोरियल यहां से कॉमन, यहां से 19 बचेगा, यहां से 2 बचेगा, 19 माइनस 2 17, ये आ गया मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन फेंक के मारो सर, बर्दाश्त नहीं हो रहा। अब 42वां सवाल, ठीक है भाई, मैं भी पीछे नहीं हटूंगा। एक पार्टी के लिए 20 लोगों को इनवाइट करना है। The different number of ways in which they can be seated in a circular table with 2 particular persons seated on either side of host। बहुत बढ़िया। एक पार्टी के लिए 20 व्यक्तियों को आमंत्रित किया जाता है, मेजबान के दोनों ओर 2 विशेष व्यक्तियों को बैठाकर उन्हें गोलाकार मेज पर अलग अलग तरीके से बिठाया जा सकता है। कितने तरीकों से? देखो 20 लोग पार्टी में बुलाए, एक होस्ट भी है, समझो ना कि जो पार्टी में बुला रहे हैं उसी से होस्ट करवा रहे हैं, होस्ट वाला अलग बंदा हो गया तो मेहमान है। यानी कि हमारे पास 20 तो गेस्ट हैं और मेरे दोस्तों एक हमारे पास होस्ट है। तुम्हारे पास टोटल 21 लोग हो गए मिलाकर, टोटल 21, ठीक है भाई। अब 21 लोगों को हमको सर्कुलर टेबल पे बिठाना है, लेकिन ध्यान सुनेगा कितने डिफरेंट तरीके हो सकते हैं सर्कुलर टेबल पर बिठाने के। विद 2 पर्टिकुलर पर्सन, 2 पर्टिकुलर पर्सन ऐसे हैं जो होस्ट के आइदर साइड बैठेंगे, 2 लोग स्पेशल ऐसे हैं जो हमारे होस्ट के आजू बाजू में बैठेंगे। यानी कि 21 में से
दो लोग ऐसे हैं कि एक लेफ्ट साइड में बैठेगा, एक राइट साइड में रहेगा और बीच में रहेगा होस्ट। समझ में? दो गेस्ट ऐसे हैं फर्स्ट और सेकंड कि मेरे दोस्तों वो होस्ट के आजू बाजू में ही रहेंगे। यानी कि टोटल 21 में से 3 लोगों का ग्रुप ये अलग बन जाएगा, 3 लोगों का, और बचे 18 लोग। 18 लोगों का ग्रुप एक अलग है और मेरे दोस्तों इन 3 लोगों का ग्रुप ये अलग है। ठीक है ना? इन 3 लोगों का जिसमें होस्ट है और उसके आजू बाजू 2 पर्टिकुलर पर्सन है। तो यानी कि आप इस एंटिटी को एक ही मान के चलो कि हमारा एक ही एंटिटी है ना? 2 लोग और होस्ट ऐसे समझो कि आपस में चिपक गए, एक साथ ही बैठेंगे। अभी सॉरी, 2 लोग और उनके बीच का होस्ट एक साथ ही बैठेंगे, तीनों को एक अलग अलग मत समझो, एक ही समझो। यानी कि टोटल आप ये मान के चलो कि हमारे पास तो 19 ही लोग हैं, 19 ही लोग हैं, 18 ये, और ये एक ग्रुप को आप 1 ही आदमी मान के चलो। टोटल हमारे पास 19 ही लोग हैं। 19 लोग को सर्कल पे बिठाना है, 19 लोगों को सर्कल पे बिठाना है तो 19 माइनस 1 फैक्टोरियल। कितने तरीके होंगे? 18 फैक्टोरियल तरीके होंगे बिठाने के, होंगे तरीके। लेकिन ये आंसर नहीं है भाई। 18 लोग तो बैठ गए, ये जो ग्रुप है इस ग्रुप में भी तो होस्ट तो बीच में रहेगा, ठीक मान ली बात। ये पहले और सेकंड को भी तो आपस में इंटरचेंज कर सकते हो, है भाई। ये इधर भी बैठ सकता है, उधर भी बैठ सकता है। तो इन फर्स्ट और सेकंड को भी, तो इस ग्रुप के लोगों को भी तो आपस में 2 तरीके से किया जा सकता है, होस्ट तो बीच में रहेगा। इनको आपस में 2 तरीके से सफल किया जा सकता है। तो फैक्टोरियल 18 गुणा 2, इस सवाल का आंसर ये आएगा। बहुत अच्छा सवाल है मेरे दोस्तों, ये भी बुद्धि आपको लगानी है। अगला क्वेश्चन 43वां सवाल, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन कि एक स्कूल के 13 सदस्य एक गोलाकार मेज पर कितने तरीके से बैठ सकते हैं जब टीचर को प्रिंसिपल के एक तरफ और सेक्रेटरी को दूसरी तरफ बैठना है। आपके पास 13 लोग हैं, 13 लोगों को कितने तरीके से हम सर्कुलर टेबल पर बिठा सकते हैं जब प्रिंसिपल के एक तरफ तो रहेगा टीचर और दूसरी तरफ रहेगा सेक्रेटरी। यानी कि ये जो ग्रुप है 3 लोगों का, आप इसको एक ही मान के चलो कि ये एक ही है व्यक्ति। 13 में से 3 ही हो गए, बचे 10 लोग। यानी कि मेरे पास 10 लोग हैं और एक 3 लोगों का ग्रुप है। तो 3 लोगों का ग्रुप जहां जाना है एक ही साथ भटक के जाना है, 3 लोगों का ग्रुप। तो यानी कि मैं मान के चलूंगा हाँ कि हमारे पास टोटल 11 ही लोग हैं। मेरे पास टोटल 11 लोग हैं जिनको मुझे बैठाना है। तो 11 लोगों को सर्कुलर टेबल पे बिठाने के फैक्टोरियल 10 तरीके हैं 11 लोगों को सर्कुलर टेबल पे बिठाने के। समझ में आया? इसको एक ही मान के चलो, 10 लोग ये और एक लोग ये, 11 लोग हो गए, फैक्टोरियल 10। ठीक है ना? ठीक है बच्चे। लेकिन ये जो ग्रुप है भाई, प्रिंसिपल तो बीच में ही रहेगा, टीचर और ये जो सेक्रेटरी इनको तो आपस में इधर उधर कर सकते हैं ना अपन लोग सफल। यानी कि टीचर प्रिंसिपल सेक्रेटरी, सेक्रेटरी प्रिंसिपल टीचर, ये 2 तरीके हो गए। तो फैक्टोरियल 2 मल्टीप्लाई और करना, ये नंबर ऑफ वेज आगे जहां पे आपका जो है सवाल की डिमांड पूरी होगी। ठीक भाई साहब, आप बोलोगे हां जी सर एकदम सही बात। अगला सवाल, और ये लास्ट क्वेश्चन है, सर्कुलर टेबल का फेमस सवाल है। यदि कोई 2 महिलाएं एक साथ नहीं बैठ सकती, कोई 2 महिलाएं, तो 6 पुरुष और 5 महिलाएं गोल मेज पर कितने तरीकों से भोजन कर सकते हैं? कोई 2 महिलाएं एक साथ नहीं बैठ सकती तो 6 मेल और 5 फीमेल एक गोल मेज पर कितने तरीकों से भोजन कर सकते हैं? देखो भैया, अगर आपके पास एक सर्कुलर टेबल है मेरे दोस्त, सर्कुलर टेबल, और उसमें आपने 6 मेल को बिठा दिया, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। कोई भी 2 महिलाएं एक साथ नहीं आनी चाहिए। वैसे स्पेशल सवाल है, इसमें डाटा अगर ठीक नहीं सेट करोगे तो ऐसा कोई केस बनेगा भी नहीं। अब यहां पे इन 6 आदमियों के बीच में कितने गैप आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 आदमियों के बीच में 6 गैप है। इन 6 गैप में कहीं भी आप 5 औरतों को बिठा लो, हमेशा वो कभी भी एक साथ नहीं बैठ पाएंगी। तो आपके पास एक टेबल है, टेबल पे 6 पुरुषों को बिठाने के कितने तरीके हैं? 6 - 1 5 फैक्टोरियल।
अगर आपके पास एक टेबल है, टेबल पे n डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, 6 डिफरेंट पुरुष है, उनको बिठाने के कितने तरीके होंगे? फैक्टोरियल 5। अब मेरे दोस्तों, अब टेबल पेबल सब भूल जाओ कि टेबल पेबल कुछ है ही नहीं। अब इन आदमियों के बीच में टोटल 6 जगह हैं। इन 6 जगह में मुझे 5 औरतों को बिठाना है, तो 6 जगह में 6 प्लेसेस पर 5 औरतों को बिठाने के कितने डिफरेंट कॉम्बिनेशन बन सकते हैं? 6p5। 6 अलग अलग प्लेसेस पर 5 औरतों को बिठाने के कितने तरीके होंगे? 6p5। और 6p5 का मतलब होता है बच्चों फैक्टोरियल 6। 6p5 का मतलब 6 की मेरे दोस्तों 5 तक गुणा करेंगे, फैक्टोरियल 6 ही हो जाएगा मेरे दोस्तों। यानी कि फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 6 ही सवाल का आंसर है, जो कि हमारा पहला ऑप्शन बनेगा। ठीक है बच्चों, तो ये था मेरे प्यारे भाई आपका परमुटेशन कॉम्बिनेशन का तीसरा बड़ा कंसेप्ट सर्कुलर टेबल का। मुझे लगता है आपको अच्छी तरीके से समझ में आया है। अब हमारा आखिरी कंसेप्ट बचता है, उसको भी देखेंगे। ठीक है भाई, चलेंगे। ओके भाई, अब हम डिटेल में पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन, और कॉम्बिनेशन पे बेस्ड जितनी भी वैरायटी बनती हैं, कंसेप्ट बनते हैं, सवाल बनते हैं, वो मैं आपको बहुत बारीकी से समझाऊंगा। कॉम्बिनेशन की परिभाषा मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं। कॉम्बिनेशन का मतलब ओनली सिलेक्शन, एक ऐसा अरेंजमेंट जिसमें आप कुछ दी गई n वस्तुओं में से r वस्तुओं को सिलेक्ट करते हो बिना किसी ऑर्डर की परवाह किए, उसे हम कॉम्बिनेशन कहते हैं। ठीक है भाई, द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेकन आर एट ए टाइम विदाउट रिपीटेशन इज एनसीआर। इसे एनसीआर से डिनोट करते हैं मेरे प्यारे भाई, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर, और ये एन माइनस आर फैक्टोरियल। समझ में? आप बोलोगे हाँ जी सर। एग्जाम्पल के लिए मैं आपसे कहूं कि आपके पास टोटल 5 खिलाड़ी हैं, आपके पास टोटल 5 खिलाड़ी हैं, और आप इन 5 खिलाड़ियों में से 2 खिलाड़ी की कुश्ती कराना चाहते हो। आपके पास टोटल 5 खिलाड़ी हैं और आप उनमें से कोई 2 खिलाड़ी छांट के उनकी कुश्ती कराना चाहते हो, तो बताओ कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? कितने जो है आप कुश्ती करवा पाओगे? आपके पास टोटल 5 खिलाड़ी हैं, 2 कुश्ती तो 2 लोगों के बीच में होती है ना, 2-2 को आप बुला के कुश्ती करवाना चाहते हो, तो कितनी आप कुश्ती करवा पाओगे? टोटल कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? तो कॉम्बिनेशन हो जाएंगे 5C2। और मैंने क्या बताया, इसका फॉर्मूला है, बट ये जरूरत नहीं है मेरे प्यारे भाई। 5C2 मतलब भाई नीचे अगर 2 लिखा हुआ है तो 5 की 2 बार रिवर्स मल्टीप्लाई, नीचे 2 है, 2 की रिवर्स 2 एकम, तो 5 चौक 20 बटा 2 यानी कि 10। तो 10 आप पेयर बना लोगे 2-2 लोगों के, और 10 जो है आप कुश्ती देखने को आपको मिल जाएंगी। ठीक है भाई, ये सिंपल सा नियम है। अब देखिए यहां पे कॉम्बिनेशन के आपको प्रूफ की कोई जरूरत नहीं है मेरे प्यारे भाई, कुछ फॉर्मूले नियम आपको पता होने चाहिए, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला एनसीआर का फॉर्मूला फैक्टोरियल एन, नीचे जो संख्या उसका फैक्टोरियल, यहां पे गलत लिखा हुआ है, फैक्टोरियल एन। ठीक है भाई, और फैक्टोरियल आर इंटू ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है भाई, ध्यान से सुनिएगा। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट नियम है कि एनसीआर जो होता है वो किसके बराबर होता है? एनसी एन माइनस आर के। मैं कई बार बता चुका हूं मेरे प्यारे भाई, जैसे एग्जांपल के लिए आपसे कहा जाए कि 20C17 किसके बराबर है, तो 17 में क्या जोड़ें कि 20 हो जाए 3। 20C17 को आप लिख सकते हो 20C3। समझ में आया? और 20C3 को कैलकुलेट करने का तरीका, भाई 20 गुणा 19 गुणा 18, नीचे 3 है, 3 तक उल्टी मल्टीप्लाई करो 20 की, और नीचे 3 गुणा 2 गुणा 1, ये हो गया मेरे दोस्तों। तो 3 दूनी 6, 3 18, तो 19 दूनी 38, 3 114, 1140 आ जाएगी वैल्यू। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। ठीक है ना? यानी कि अगर एनसी एक्स एनसी वाई के बराबर है, तो ये जो एक्स और वाई है मेरे दोस्तों, इनका सम क्या होगा? या तो एक्स बराबर वाई होगा, या फिर एक्स प्लस वाई जो है एन होगा। इन दोनों का जो सम होगा, आर से माइनस आर कट जाएगा। या तो भाई, या तो एक्स और वाई की वैल्यू बराबर होनी चाहिए, तो सेम ही चीज लिखी हुई है, जो लेफ्ट साइड में वो राइट साइड में, या फिर ये दोनों बराबर कब होंगे? जब एक्स और वाई का सम एन होगा। ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ जी सर। दूसरी बात मेरे दोस्तों, एनसीआर प्लस एनसीआर माइनस 1 बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे दोस्तों, बस आप एक बार ध्यान रखेंगे, देख लेंगे। एनसीआर प्लस एनसीआर माइनस 1 बराबर एन प्लस 1 सीआर। एनसीआर प्लस एनसीआर माइनस 1 बराबर एन प्लस 1 सीआर। प्रूफ वगैरह की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे हम पढ़ते रहेंगे तो भैया पूरा
12वीं क्लास का सिलेबस है भैया, 1 साल पढ़ते हैं, उतना टाइम नहीं है, ठीक है ना। तो आपको वही इंपॉर्टेंट चीज समझनी है जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी है। एनसीआर प्लस एनसीआर माइनस 1 बराबर N+1 CR। जैसे मैं एग्जाम्पल भी ले लेता हूं, जैसे मैंने लिख दिया 10C4 या 10C6 प्लस 10C5, बताओ किसके बराबर है ये आ गया आपके सामने। तो आप ये कह पाओगे कि सर यहां पे देखो दोनों जगह n है, अगर ये r है तो r-1 है, दिखाई दे रहा है। एनसीआर प्लस एनसीआर माइनस 1 क्या हो जाएगा, n+1, 10 में 1 जोड़ेंगे 11, N+1 CR, 10 में 1 जोड़ोगे 11 और r की जगह क्या है 6, तो 11C6 इसको मैं लिख सकता हूं। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही समझ में आया, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है जी। आगे आगे मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको जानना है, समझना है मेरे दोस्तों कि NC0 या फिर NCN, इसकी जो वैल्यू हमेशा 1 होती है। NC0 या NCN की जो वैल्यू है वो हमेशा कितनी होती है, 1 होती है। NC0 NCN की वैल्यू क्या होती है, 1। नेक्स्ट और लास्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो आपको ध्यान रखना है, NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 अप टू NCN। NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस डॉट 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 NCN बराबर 2 की पावर n। ठीक है भाई, अगर हमारे पास n ऑब्जेक्ट में उसमें से पहले 0 सिलेक्ट करता हूं, फिर 1 सिलेक्ट करता हूं, फिर 2, फिर 3 और टोटल जितने कॉम्बिनेशन बनाए जा सकते हैं, एक बार 0 सिलेक्ट के, एक बार 1, एक बार 2, एक बार 3, और टोटल क्या हो जाएगा, सबको ऐड करूंगा तो ये जो वैल्यू आएगी ये 2 की पावर n होगा, 2 की पावर n। ठीक है जी, कोई परेशानी इसमें? आप बोलोगे नहीं सर कोई परेशानी नहीं, NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस डॉट अप टू NCN बराबर 2 की पावर n। मुझे लगता है यहां तक सभी बच्चों को बातें समझ में आई हैं, ठीक है ना। बड़ी आसान सी बातें थी मेरे दोस्त। देखो वैसे तो इसमें और भी काफी सारे नियम है, पर मैंने कहा कि जरूरत नहीं है। हाँ एक बात और आपको रहेगी भी यहां पे बतानी कि NC1 जो होता है मेरे दोस्तों, NC1 इसकी जो वैल्यू होती है वो n होती है मेरे प्यारे भाई। जैसे मैं आपसे पूछूं 5C1, 5 में से एक वस्तु चुनने के कॉम्बिनेशन, अभी 5 लोग हैं, एक आदमी चुनना, कितने तरीके से सिलेक्ट कर सकते हो, 5 तरीके से, तो 5C1 ही तो बोलेंगे उसे। 5 में से एक वस्तु चुनने का कितने कॉम्बिनेशन है, 5C1, 5 तरीके होंगे। ठीक है भाई, चलिए अब मेरे को आपको यहां पे 2 चीजें समझानी है, बड़े प्यार से आप समझने की कोशिश करेगा, बहुत प्यार से। आपके पास n आइडेंटिकल वस्तुएं हैं, n एक जैसी वस्तु हैं, कोई भेदभाव नहीं है। आप कुछ भी मान लो मेरे प्यारे भाई, जैसे कि आपके पास चॉकलेट है, आपके पास चॉकलेट है डेरी मिल्क की, डेरी मिल्क क्या आती है, कैडबरी की आपके पास चॉकलेट है, 1 2 3 4 5 6, ये चॉकलेट है मेरे दोस्तों, समझ में आया। सारी चॉकलेट जो है सेम दाम, 100 रुपए वाली चॉकलेट है आपके पास, सारी आइडेंटिकल है, सारी एक जैसी एक समान चॉकलेट है भाई, कैडबरी की 6 चॉकलेट है 100 रुपए वाली। तो अब अगर मुझे इनमें से एक चॉकलेट चुननी हो तो कितने तरीके होंगे, अगर मुझे इनमें से एक चॉकलेट चुननी हो, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग वन थिंग, बताओ। तो आप कहोगे सर n आपके पास चॉकलेट है, n तरीके होंगे निकालने के, कोई भी एक निकाल लो। मैं कहा भाई ये सारी वस्तुएं आइडेंटिकल हैं, चाहे आप इसको निकालो, चाहे इसको निकालो, चाहे इसको निकालो, आपके हाथ में सेम चॉकलेट आनी है, सेम कीमत की, सेम टेस्ट की, तो एक ही तरीका हुआ ना। इन वस्तु में कोई भेदभाव तो नहीं है, सारी एक ही वस्तुएं हैं। आप कोई भी चॉकलेट निकालो, आपको सेम रिजल्ट, सेम चॉकलेट आपके पास आने वाली है। तो अगर आपके पास ये 6 चॉकलेट आइडेंटिकल होनी चाहिए, डिफरेंट नहीं है मेरे दोस्तों। अगर यहां पे डिफरेंट होता तो आंसर हो जाता 6 तरीके। अगर एक चॉकलेट 5 वाली, एक 10 वाली, एक 15 वाली, एक 20 वाली, एक 25 वाली, एक 50 वाली है, मैं आपसे पूछता बताओ इनमें से एक चॉकलेट निकालने के कितने कॉम्बिनेशन है, तो 6 हो जाते, क्योंकि यहां पे सारी चॉकलेट अलग अलग है मेरे दोस्तों। बट यहां पे मेरे प्यारे भाई यू आर सीइंग दैट कि ऑल आर आइडेंटिकल। आप इसमें से कोई भी एक चॉकलेट निकालो, आपको सेम रिजल्ट मिलने वाला है। तो यहां कितना तरीका है, एक। तो नंबर ऑफ सिलेक्टिंग वन थिंग, एक वस्तु को चुनने के तरीकों की संख्या 1। अगर मैं आपसे कहूं इसमें से 2 चॉकलेट आप कोई भी निकाल लो, आपको 2 चॉकलेट सेम ही मिलने वाली है, 100 रुपए वाली कैडबरी की, तो 2 चॉकलेट चुनने के कितने तरीके हैं, 1।
मैं आपसे कहूं नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग जीरो थिंग, कोई चॉकलेट ना चुनने के कितने तरीके हैं? बैठे रहो, एक ही तरीका है। कोई चॉकलेट ना चुनने का, कोई चॉकलेट ना निकल के आए, उसके भी कितने तरीके हैं? 1। और मैं आपसे कहूं ये n, मैंने कितने माने यहां पे? आपके पास n आइडेंटिकल थिंग्स है, नंबर ऑफ वेज ऑफ इसी तरीके से 0 थिंग, 1 थिंग, 2 थिंग, 3 थिंग आइडेंटिकल निकाल रहे हैं। नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग ऑल थिंग्स, यानी कि अगर मैं सारी की सारी n चॉकलेट को सिलेक्ट करना चाहूं तो मेरे पास कितने तरीके हैं? सब कुटाया, झोला में भर लिया, तो एक ही तरीका हुआ मेरे प्यारे भाई, एक। तो यानी कि मेरे प्यारे भाई इस हिसाब से टोटल सिलेक्शन क्या हुआ मेरे प्यारे भाई? टोटल सिलेक्शन, जवाब दीजिए स्टूडेंट, टोटल सिलेक्शन कितना हुआ? तो 0 थिंग, 1 थिंग, 2 थिंग, एक कोई भी वस्तु ना, कोई भी चॉकलेट ना निकालने का, एक चॉकलेट निकालने का, 2 चॉकलेट निकालने का, 3 चॉकलेट निकालने का, और सारी चॉकलेट निकालने का जो तरीका, ये 1 1 1 कितनी बार ऐड होगा? ये 1 1 1 1 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 कितनी बार ऐड होगा? कुछ बच्चे कहेंगे सर n बार, n बार नहीं, एक ज्यादा हो गया। बेटा ध्यान से सुनो ना भाई, 1 से लेके n तक तो n हो ही गया, एक ये 0 थिंग वाला भी तो आ रहा है एक्स्ट्रा, 1 से लेके n तक तो n हो ही गया, एक ये 0 थिंग वाला एक्स्ट्रा भी तो आ रहा है, यानी कि ये n+1 ऑब्जेक्ट, n+1 वेज। यानी कि अगर आपके पास n आइडेंटिकल थिंग्स है तो उसमें से सिलेक्ट करने की जो टोटल वेज हो सकते हैं वो n+1 होंगे मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। अब यहां से सुनिएगा मेरे दोस्तों, एटलीस्ट अगर यहां पे मैं आपसे पूछूं कि एटलीस्ट 1 ऑब्जेक्ट, एटलीस्ट 1 थिंग सिलेक्ट करने के कितने वेज होंगे मेरे प्यारे भाई, ये बताओ। एटलीस्ट वाला कम से कम एक वस्तु सिलेक्ट करने के, कम से कम एक चॉकलेट निकालने के कितने तरीके होंगे? कम से कम एक चॉकलेट निकालने का मतलब या तो 1 आ जाए मिनिमम, या 2 आ जाए, या 3 आ जाए, या 4 आ जाए, या 5 आए, एक से कम ना आए। तो उस केस में मुझे ये वाला केस नहीं लेना पड़ेगा, पहला इसको मैं हटा दूंगा, तो मुझे केवल ये लेना है। तो यानी कि कितने तरीके हो जाएंगे? n ही तरीके हो जाएंगे मेरे दोस्तों, यानी कि एटलीस्ट 1 थिंग सिलेक्ट करने के कितने तरीके मेरे प्यारे भाई? n, अगर आइडेंटिकल वस्तुएं हैं। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही समझ में आया, कोई परेशानी नहीं है। अब मैं आपसे एक बड़ा सिंपल सा सवाल पूछूंगा, ठीक है ना। चलो पहले एग्जाम्पल वाला, अपनी बुक वाला एग्जाम्पल से समझा देते हैं आपको। चलिए ये बताइए मेरे दोस्तों, ये वाला जो है आप एग्जाम्पल बड़े प्यार से देखिएगा, यहां पे बहुत डिटेल में लिखा हुआ है, बहुत डिटेल में यहां पर लिखा हुआ है कि एक बैग में 3 1 रुपए के कॉइन हैं, 4 5 रुपए के कॉइन हैं, 5 10 रुपीज के कॉइन हैं। हाउ मेनी सिलेक्शन ऑफ कॉइन्स कैन बी फॉर्म्ड? कितने कॉइन, हाउ मेनी सिलेक्शन ऑफ कॉइन्स कैन बी फॉर्म्ड टेकिंग एटलीस्ट 1 कॉइन फ्रॉम द बैग? अगर हम कम से कम एक कॉइन बैग से निकालते हैं तो कितने सिलेक्शन के तरीके हो सकते हैं? तो देखिए आपके पास बैग में 3 1 रुपए कॉइन आइडेंटिकल होंगे। अगर 1 1 रुपए के 3 सिक्के हैं तो ये तीनों सिक्के एक जैसे होंगे, यानी कि आपके पास 3 आइडेंटिकल 1 रुपए कॉइन है। आपके पास 4 सिक्के हैं 5 5 रुपए के, तो आइडेंटिकल कॉइन है मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हां जी सर। आपके पास 5 सिक्के हैं 10 10 रुपए के, 5 सिक्के हैं, तो आइडेंटिकल है मेरे दोस्तों। आप बोलोगे जी बिल्कुल सही, आइडेंटिकल। तो पूछा कम से कम एक सिक्का लेने के कितने तरीके होंगे? कम से कम एक सिक्का लेने के। तो मेरे प्यारे भाई यह बात सभी को समझ में आ गई? आप बोलोगे हां जी सर समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे दोस्तों आप टोटल वेज निकालो। आप जो है ये 3 1 रुपए के कॉइन है आइडेंटिकल, 4 5 रुपए के कॉइन है आइडेंटिकल, 5 10 रुपए के कॉइन है आइडेंटिकल। आप टोटल वेज निकालो। टोटल वेज क्या होता है? n+1। अब 3 में 1 ऐड कर देंगे मेरे दोस्तों, 4। ये 4 कॉइन है 5 5 रुपए वाले, 1 ऐड कर देंगे। 5 10 10 रुपए के कॉइन है तो 5 में 1 ऐड कर देंगे, तो 3+1 4+1 5+1, ये आ गया टोटल वेज। लेकिन यहां एक समस्या है, इन टोटल वेज की मैंने टोटल कॉम्बिनेशन निकालने, इसलिए हमने क्या कर दिया? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई रूल मैंने आपको समझाया है कि जब तक काम पूरा ना हो जाए मल्टीप्लाई करते जाओ, ठीक भाई। अब ध्यान सुनिएगा मेरे दोस्तों, लेकिन इन टोटल वेज में एक वो तरीका भी काउंट हो गया जब आप कोई वस्तु सिलेक्ट नहीं कर रहे थे, वो तो आपको हटाना पड़ेगा।
नो वे सिलेक्शन तो हटाना पड़ेगा मेरे दोस्तों, तो यानी कि इसमें से 1 माइनस करना पड़ेगा मेरे प्यारे भाई। तो टोटल ये हो जाएगा 4 5 6 गुणा 120 माइनस 1 119, तो 119 तरीके होंगे और यही सवाल का आंसर हो जाएगा 119। समझ में आई भाई साहब बात? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आई है, बहुत ही बेहतरीन बात थी। थोड़ा देखो ध्यान रखने वाली चीजें हैं, ध्यान रखने वाली चीजें हैं, ठीक है ना। बिना पढ़े कोई बालक कर पाए असंभव है। जैसे ये बताओ आप, ये सवाल आप जो ये बताओ, assuming that balls to be identical except for the difference in color, the number of ways in which one or more balls can be selected from 10 white, no green and 7 black ball। आपके पास जो है मेरे दोस्तों यहां पर बॉल, आपके पास बॉल है, उनको आइडेंटिकल मानना है केवल कलर को छोड़ के। आपके पास 10 जो है व्हाइट बॉल हैं, 9 आपके पास ग्रीन बॉल हैं और 7 आपके पास ब्लैक आइडेंटिकल बॉल हैं मेरे दोस्तों, ठीक है ना। अब उनमें से क्या बोला है, एक या अधिक गेंदों को कितने तरीके से चुना सकता है। एक या अधिक यानी कि एटलीस्ट वन बॉलों को कितनी तरीके से सिलेक्ट किया जा सकता है, ये आपसे पूछा है मेरे प्यारे भाई, ठीक है जी। आप बोलोगे सर करेंगे एटलीस्ट वन। आप पहले टोटल वेज निकालो। 10 व्हाइट बॉल है, 10 व्हाइट बॉल आइडेंटिकल 10 व्हाइट बॉल है मेरे दोस्तों। आपको उनमें से सिलेक्ट करने के टोटल कितने तरीके हो सकते हैं, 10 जमा 1 11 n+1। 9 ग्रीन बॉलों को सिलेक्ट करने के टोटल वेज हो सकते हैं 9 और 1 10। 7 ब्लैक बॉल को सिलेक्ट करने के टोटल वेज हो सकते हैं 7 और 1 8। अब आपको एटलीस्ट 1 बॉल लेनी है मेरे दोस्तों, तो इसमें से आपको एक माइनस करना पड़ेगा। तो ये कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, 880 माइनस 1 879। इस सवाल का आंसर होगा 879। मुझे लगता है सब बालकों को समझ में आया है, सी ऑप्शन एकदम ठीक है, 879। बोलो ठीक। अगर आपसे इस सवाल में हल्का सा चेंज, वैसे अभी एसएससी ने में ये एग्जाम्स में नया नया ये चैप्टर आना शुरू हुआ, तो अभी यही लेवल पूछेगा। 2-3 साल बाद भाई जब ये चीज पुरानी हो जाएगी सब बच्चे के लिए, है ना, घर की खेती की तरह बन जाएगी, तो आगे पूछेगा। अगर यहां पे बोल देता एटलीस्ट 1 बॉल ऑफ ईच टाइप, तो क्या होता, बनाएंगे, ठीक है भाई। एटलीस्ट 1 बॉल सिलेक्ट करने के तरीके, एटलीस्ट 1 बॉल सिलेक्ट करने के तरीके मेरे प्यारे भाई, ठीक है जी। अब मैंने आपसे पूछ लिया है यहां पर एटलीस्ट, आप मुझे बताओ कि ईच टाइप की अगर 1 बॉल सिलेक्ट करनी हो तो कितने तरीके हैं। बोलो एटलीस्ट 1 बॉल ऑफ ईच टाइप। सोचने का टाइम दिया मैंने आपको, देखिए ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई, यानी कि एटलीस्ट 1, 10 व्हाइट 9 ग्रीन और 7 बॉल्स, 7 ब्लैक बॉल्स हैं आपके पास, और आप इसमें से कितनी भी बॉल चुन सकते हो, लेकिन कम से कम हर टाइप की एक बॉल तो होनी ही चाहिए। तो एटलीस्ट 1 सिलेक्ट करने की क्या जो है मेरे दोस्तों, कितने कॉम्बिनेशन है, n। अगर आपको n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स में से एटलीस्ट एक ऑब्जेक्ट चुनना है तो कितने वेज से आप चुन सकते हो, n वेज से। तो अगर 10 व्हाइट बॉल में से एटलीस्ट एक बॉल सिलेक्ट करनी है तो कितने वेज हैं, 10 मल्टीप्लाई, ठीक है। 9 ग्रीन बॉल्स में से एटलीस्ट 1 सिलेक्ट करनी है तो कितने तरीके हैं, 9। और 7 ब्लैक बॉल में से एक एटलीस्ट 1 सिलेक्ट करने के कितने तरीके हैं, 7। तो ये आ जाएगा 630 और इस सवाल का आंसर हो जाएगा 630। समझ में आई बात? आप बोलोगे हाँ जी, बस आपको इसमें यही जानना आइडेंटिकल वालों में। अब नाउ मेरे दोस्तों ये बात सुनिएगा आप, ऑल पॉसिबल सिलेक्शन, ठीक है भाई, ऑल पॉसिबल सिलेक्शन। अगर आपके पास आइडेंटिकल थिंग्स ना होके डिफरेंट अलग अलग वस्तुएं हो मेरे प्यार भी, अलग अलग वस्तुएं एंड डिफरेंट थिंग्स हो, तो एन डिफरेंट थिंग्स में इसको सिलेक्ट करने के टोटल कितने वेज हो सकते हैं।
जैसे आपके पास चॉकलेट है कैडबरी की, अलग अलग चॉकलेट है, एक 5 रुपए वाली, कोई 10 रुपए वाली, सबका अलग अलग है। ये अलग है मेरे दोस्तों, ये अलग है, सारी चॉकलेट डिफरेंट डिफरेंट है। 6 चॉकलेट है आपके पास। मैं आपसे कहूं कि इनमें से कोई चॉकलेट ना सिलेक्ट करने के कितने तरीके होते हैं? नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 0 थिंग, पहला केस। तो आप कहोगे सर कोई चॉकलेट ना सिलेक्ट करने के तरीके, ऐसे बैठे रहो, एक ही तरीका है आलस की तरह, 1 वेज, NC 0, कोई चॉकलेट ना सिलेक्ट करने के तरीके। अब आपके पास जैसे 6 डिफरेंट डिफरेंट आर्टिकल है, इनमें से कोई एक सिलेक्ट करने के कितने तरीके हो जाएंगे? 6C1, 6C1। यानी कि अगर आपके पास n डिफरेंट थिंग्स है, उनमें से एक आर्टिकल सिलेक्ट करने के तरीके कितने होंगे? NC1। इन n डिफरेंट वस्तुओं में से अगर मुझे 2 सिलेक्ट करनी हो, आउट ऑफ टोटल है 2 सिलेक्ट करनी है, तो कितने तरीके हो जाएंगे? NC2। बिल्कुल ऐसे ही चलता जाएगा कि अगर मुझे इन n वस्तुओं में से 3 सिलेक्ट करने हो, तो फिर कितने तरीके हो जाएंगे मेरे प्यारे भाई? NC3। 3 वस्तु सिलेक्ट करने की आउट ऑफ n, ऐसी चलता जाएगा। और आखिर में मेरे दोस्तों, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग ऑल n थिंग्स। अगर मुझे टोटल n वस्तुओं में से n ही सिलेक्ट करनी हो, तो कितने तरीके हो जाएंगे? NCN, जो कि 1 होता है। भाई आपके पास 6 चॉकलेट है, 6 की 6 सिलेक्ट करने, कितने तरीके हो जाएंगे? 6C6 तरीके हो जाएंगे। यानी कि एक ही तरीका है, सारी की सारी उठा लो, NCN। तो आप मुझे बताओ टोटल पॉसिबल वेज कितने आ गए? या तो आप कोई सिलेक्ट नहीं कर रहे, n डिफरेंट वस्तुओं में से कुछ भी सिलेक्ट करने के टोटल कितने वेज हैं? या तो आप 0 सिलेक्ट करोगे, या आप 1 या 2 या 3 या 4 या 5 या ऑल, इसके अलावा तो कुछ नहीं होगा। तो टोटल कितने वेज हो सकते हैं मेरे प्यारे भाई? तो आपको इन सबको जोड़ना पड़ेगा। आपको इन सबको क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। NC0, फिर NC1, फिर NC2, और अप टू डॉट 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 आखिर में NCN। और ये कितना आ जाएगा मेरे प्यारे? मैंने अभी अभी आपको बताया था 2 की पावर n आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये आ गया 2 की पावर n, यानी कि टोटल पॉसिबल जो वेज होंगे वो 2 की पावर n होंगे। ठीक है ना, n डिफरेंट थिंग्स में से सिलेक्ट करने के। अब अगर यहां पे एटलीस्ट 1 होता तो क्या होता मेरे दोस्त? इस सवाल का आंसर एटलीस्ट 1 थिंग सिलेक्शन। आप मुझे बताओ, एटलीस्ट 1 थिंग सिलेक्शन, एटलीस्ट 1 थिंग सिलेक्शन का मतलब ही हो जाता कि अगर आपके पास n डिफरेंट वस्तुएं हैं मेरे प्यारे भाई, और आप उसमें से जो टोटल आपके सिलेक्शन के तरीके वो 2 की पावर n है, लेकिन आप कम से कम एक वस्तु या फिर 2 या 3 या 4, मैक्सिमम कितनी भी ले सकते हो, लेकिन मिनिमम एक होनी ही चाहिए, आपको सिलेक्ट करना ही है। तो ये केस आपको माइनस करना पड़ेगा। यानी कि जब मैं इसको ऐड करूंगा भाई, आपको ये माइनस कर देना NC0। NC0 1 होता है मेरे प्यारे भाई, मैंने पढ़ा दिया। 1 जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -1। दिस विल बिकम 2 की पावर n-1। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं, बिल्कुल दिमाग में फिट हो गया। अब इस पे बेस्ड एक छोटा सा एग्जांपल आपके सामने यहां पे लिखा हुआ है, बताओ। आपके पास 5 डिफरेंट फिजिक्स बुक है, 4 डिफरेंट केमिस्ट्री बुक है, और 6 मेरे दोस्तों ये मैथ्स बुक है। मैथ्स बुक है लेकिन सारी की सारी मैथ्स बुक भी 6 की 6 डिफरेंट है, अलग अलग। 5 डिफरेंट फिजिक्स बुक है इस तरीके से, P1, P2, P3, P4, P5, अलग अलग। ठीक है ना। 4 केमिस्ट्री की बुक है, C1, C2, C3, C4। ठीक है भाई। और 6 मैथ्स की बुक है, ये डिफरेंट डिफरेंट है, M1, M2, M3, M4, M5, M6। ये है हुआ मेरे दोस्तों। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, और आप मुझे सोच समझ के जवाब दीजिएगा प्यारे बच्चे, कि एटलीस्ट 1 बुक सिलेक्ट करने के कितने तरीके हैं? जवाब दो। एटलीस्ट 1 बुक। सोच समझ के एक बार में सही जवाब देना। देखिए इसमें तो कुछ है ही नहीं। एटलीस्ट 1 बुक, एटलीस्ट 1 बुक। आपके पास टोटल कितनी बुक होगी? 5, 4, 9, 6, 15। आपके पास टोटल 15 बुक है मेरे प्यार भी, 15।
15 बुक में से कम आपको एक सिलेक्ट करनी है। तो भैया 15 में से अगर आप एक बुक सिलेक्ट करोगे तो कितने तरीके होते हैं ये? अगर आप 15 में से 2 सिलेक्ट करोगे तो कितने तरीके होते हैं ये? 15 में से 3 बुक सिलेक्ट करने के तरीके क्या होते हैं ये? और इसी तरीके से आगे 15 में से आप 15 ही सिलेक्ट कर सकते हो, 16 तो सिलेक्ट नहीं कर सकते। सारी की सारी बुक सिलेक्ट करोगे 15 में से 15, कितने तरीके होंगे ये? तो एटलीस्ट 1 बुक सिलेक्ट करने के तरीके आगे की नहीं, इनको ऐड करेंगे। अब ये क्या आएगा? ये भी मैंने आपको अभी तो पढ़ा है, 2 की पावर n-1, यानी कि 2 की पावर 15 -1। दिस इज 2 की पावर 15 -1। ठीक है जी, यहां पे लिखा हुआ ये रहा 2 की पावर n-1। समझ में आई बात? आप बोलोगे हाँ जी सर। नाउ एटलीस्ट 1 बुक ऑफ ईच सब्जेक्ट ही कम से कम एक बुक सिलेक्ट करने के कितने वेज हैं? अगर हर सब्जेक्ट की एक, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स की एटलीस्ट कम से कम एक बुक सिलेक्ट करनी है, मैक्सिमम आप कितनी भी ले सकते हो। तो कितने तरीके हैं भाई? एटलीस्ट 1 में से आपको क्या करना है? 2 की पावर n-1 करना है। हमारे पास फिजिक्स की 5 डिफरेंस बुक हैं, तो 2 की पावर 5 -1 हो जाएगा इसी में। ये फिजिक्स की एटलीस्ट 1 बुक सिलेक्ट करने के तरीके हो गए। हमारे पास केमिस्ट्री की 4 बुक हैं, तो 2 की पावर 4 -1 हो जाएगा। हमारे पास मैथ्स की 6 बुक हैं, तो मैथ्स की 6 बुक में से कम एक सिलेक्ट करने के कितने तरीके हैं ये? तो टोटल वेज कितने हो जाएंगे? मल्टीप्लाई। ये आंसर हो जाएगा। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही समझ में आया है, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है दोस्त, आगे चलें। अगर मैं इस सवाल में आपसे हल्का सा चेंज कर देता हूं, ठीक है ना, और ये मैक्सिमम लेवल है जो आपके पेपर, देखो ऐसा नहीं कि यही है केवल, यहां अंत हो जाती हैं चीजें, नहीं, इसके अलावा भी परमुटेशन कॉम्बिनेशन में आगे बहुत कुछ है, उसकी कोई लिमिट नहीं है। लेकिन आपके लेवल के हिसाब से जो आपके पेपर में पूछा जाएगा ये मैक्सिमम है, इससे ऊपर नहीं जाएगा। अब मैंने यहां पे चेंज कर दिया है थोड़ा सा, बोला है 5 डिफरेंट फिजिक्स की बुक हैं, 4 अलग अलग केमिस्ट्री की बुक हैं और 6 आइडेंटिकल मैथ्स बुक है, यानी कि मैथ्स की जो बुक है वो आइडेंटिकल है। को सिलेक्ट करने के कितने तरीके हैं? एटलीस्ट 1 बुक, मैंने आपको बताया नंबर ऑफ सिलेक्टिंग 1, एटलीस्ट 1 बुक आउट ऑफ जो है n आइडेंटिकल थिंग्स, n एक समान वस्तु में से कम एक वस्तु सिलेक्ट करने के कितने तरीके हैं? n। बात समझ में आती है? उसके बाद प्यार से समझने की कोशिश करिएगा, n डिफरेंट थिंग्स में से एटलीस्ट 1 सिलेक्ट करने के कितने तरीके हैं? 2 की पावर n-1, 2 की पावर n-1। अब यहां पर आपको देखो 5 तो डिफरेंट फिजिक्स की बुक है और आपकी 4 डिफरेंट केमिस्ट्री की बुक है, लेकिन मैथ्स की सारी बुक आइडेंटिकल हैं। एटलीस्ट 1 बुक सिलेक्ट करने के कितने तरीके हैं मेरे दोस्तों? देखो आप यहां से एटलीस्ट 1 को छोड़ो, अब टोटल वेज निकालो, टोटल वेज। 5 डिफरेंट फिजिक्स की बुक को सिलेक्ट करने के कितने तरीके हैं? 5 डिफरेंट फिजिक्स की बुक को सिलेक्ट करने के टोटल वेज कितने? 2 की पावर 5। 4 डिफरेंट केमिस्ट्री की बुक को सिलेक्ट करने के टोटल कितने वेज हैं? 2 की पावर 4, 2 की पावर 4। लिखा हुआ है ना, लिखा हुआ है टोटल पॉसिबल वेज। 6 आइडेंटिकल, 6 एक जैसी गणित की बुक को सिलेक्ट करने के कितने तरीके? 6 + 1 7। ये टोटल वेज आ गए मेरे दोस्तों, टोटल वेज यहां से बुक सिलेक्ट करने के टोटल वेज। लेकिन इन टोटल वेज में एक वो भी है नो सिलेक्टिंग वाला, इन टोटल वेज में एक वो भी तरीका जब कोई सिलेक्ट ना किया जाए। तो अगर मैं इसमें से एक माइनस कर दूंगा तो आ गया एटलीस्ट 1, एटलीस्ट 1 वाला आ गया। बताओ फर्क क्या पड़ा इसमें? यही तो, वही तो है, बस यहां पे ये फर्क पड़ा है। 2 की पावर 5 और 2 की पावर 4 तो 2 की पावर 9 ही हो जाएगा ना भाई। यहां पे जो मैंने लिखा था कहां गया? पहले जो मैंने आपको लिखा था कि यहां पे अगर सारी डिफरेंट थी तो क्या आती है? 2 की पावर 15, 2 की पावर 15, अगर यहां पे सब डिफरेंट होता तो 2 की पावर 5 गुणा 2 की पावर 4 गुणा 2 की पावर 6, ये टोटल वेज हो गए। और इसमें से -1 किया, ये क्या आ गया? 2 की पावर 15 -1 लिख दिया था मैंने। अब यहां पे 2 की पावर 6 ये नहीं आएगा कि सारी आइडेंटिकल कर दी तो क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा, बस यही तो फर्क पड़ा, और तो कोई फर्क पड़ा नहीं। ठीक है बच्चे, आप बोलोगे हाँ सर। अब दूसरा केस देखिएगा, एटलीस्ट 1 बुक ऑफ ईच सब्जेक्ट की कम से कम एक बुक सिलेक्ट करने के कितने तरीके हैं? एटलीस्ट 1 बुक ऑफ ईच सब्जेक्ट। इफ यू आर सिलेक्टिंग 1 बुक ऑफ ईच सब्जेक्ट एटलीस्ट,
तो 5 डिफरेंट फिजिक्स की बुक है, इनमें से कम एक सिलेक्ट करने के कितने तरीके हैं? 2⁻⁻⁻1। 4 केमिस्ट्री की बुक्स में से, डिफरेंट केमिस्ट्री बुक्स में एटलीस्ट 1 सिलेक्ट करने के कितने तरीके हैं? 2⁻⁴ और 6 मैथ्स की आइडेंटिकल बुक है, इनमें से एटलीस्ट 1 सिलेक्ट करने के कितने तरीके हैं? 6। एन आइडेंटिकल थिंग्स में से एटलीस्ट 1 सिलेक्ट करने के तरीके हैं n, सबकी मल्टीप्लाई कर देंगे और ये आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे स्टूडेंट्स, आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत सही। तो देखो ये 2 कंसेप्ट आपको समझाने थे, मैंने आपको समझाए दोनों कंसेप्ट और फिर मैंने आपको उन पे एग्जांपल भी ले लिया, सभी को समझ में आया होगा। ठीक है ना, चलो आगे चलेंगे। अब यदि 19C3R बराबर 19CR+3 है तो इनका मान बताओ, ये बताएंगे। यदि ये बराबर है तो या तो ये दोनों सेम होगा, अगर मैं इन दोनों को सेम करता हूं तो 3R बराबर R+3, तो R का मान आ जाएगा यहां से 3/2, ये आ जाएगा R का मान। ये तो पॉसिबल नहीं है मेरे दोस्तों, फ्रैक्शन डेसिमल रूट में नहीं होना चाहिए कॉम्बिनेशन, ये हटाओ। यदि यानी कि मेरे दोस्तों अभी मैंने समझाया कि NCR जो है किसके बराबर होता है? NCN-R के, यानी कि इन दोनों का जो सम होगा वो n होना चाहिए। इन दोनों का सम क्या आएगा? 3R + R 4R, 4R + 3 बराबर 19। यहां से 4R बराबर आ जाएगा 19 - 3 16, तो स्मॉल r कितना आ जाएगा? 4, 4 चौक 16, 4 इस सवाल का आंसर है, बी ऑप्शन। ठीक है भाई, नेक्स्ट 17C4 + 17C14 का मान क्या है? ठीक है ना, बेसिक सवाल है मेरे दोस्तों, मैंने अपनी तरफ से जो है बना दिए बच्चों को, इतनी सिंपल सी चीज पूछने लगे। कभी कंसेप्ट सिखाया कि NCR + NCR-1 बराबर n+1 CR, सिखाया था कि नहीं? आप कहोगे सर यहां तो ऐसा है नहीं, है, देखो जरा खोल के दिमाग। 17C4 + 17C14, अब ये 14 क्या है भाई? 17C14 को ये भी तो लिख सकता हूं 17C3, अभी 14 3 17 होता है, 17C3 लिख सकते हैं। अब अगर NCR है तो NCR-1 नहीं है तो क्या आ जाएगा? n+1, n+1 का मतलब 17 × 18, n+1 CR और R कितना है? 4, तो 18C4 इसका आंसर है। ठीक है भाई, अब बोलोगे सर बहुत बढ़िया। अब यहां से प्रॉपर सवाल शुरू होने कॉम्बिनेशन के। इन हाउ मेनी वेज 5 स्टूडेंट कैन बी सिलेक्टेड आउट ऑफ 9 स्टूडेंट्स? 9 स्टूडेंट्स में से 5 स्टूडेंट कितने वेज से सिलेक्ट किए जा सकते हैं? नॉट अरेंज नहीं करना, सिलेक्ट किए जा सकते हैं। तो 9 में से 5 स्टूडेंट कितने तरीके से सिलेक्ट किए जा सकते हैं? 9C5। अब 9C5 हो गया। अब 9C5 को आप ऐसे भी लिख सकते हो 9C4, 5 4 9, और 9C4 कैलकुलेट करने का तरीका क्या है? 9 8 7 6, भाई नीचे 4 है तो 4 तक रिवर्स जाना है, फिर नीचे 4 3 2 1। ठीक है भाई, तो यहां पे 4 दूनी 8 से आपका 8 कट जाएगा और 3 से 6 2 बार कट जाएगा, तो 9 सत्ते 63 दूनी 126, 126 इस सवाल का आंसर होगा, बी ऑप्शन 126। बोले हाँ, आप बोलोगे जी एक पार्टी में 12 लोग हैं, यदि उनमें से प्रत्येक एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो पार्टी में कितने हाथ मिलते हैं? पार्टी में 12 लोग हैं मेरे प्यारे भाई। अब हाथ मिलाने के लिए कितने लोगों की जरूरत है? 2 लोग। हर 2 लोगों को आपस में कॉम्बिनेशन बना वो हाथ मिलाएंगे। ठीक है भाई, काफी कुछ मिला सकते हैं लेकिन हाथ मिलाने के लिए 2 लोगों की जरूरत है। मतलब इनडायरेक्टली वे में सवाल यह है कि 12 लोगों पार्टी में है तो 12 में से 2-2 लोगों के कितने ग्रुप बनाए जा सकते हैं? बस पार्टी में अगर 12 लोग हैं तो 2-2 लोगों के कितने ग्रुप बनाए जा सकते हैं? 12C2, 2 लोगों का ग्रुप हाथ मिलाएगा आपस में, तो 12 × 11/2, ये तो हो जाएगा मेरे दोस्तों 2 छिक्का 12 यानी कि 66 सवाल का आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। ये बताएंगे एक पार्टी में 11 लोग हैं, यदि उनमें से हर एक आदमी एक दूसरे से गले मिलते हैं तो कितनी बार गले मिलेंगे? गले मिलने के लिए 2 व्यक्तियों की जरूरत है। ठीक है ना, सब एक दूसरे को झप्पी नहीं पाते, गले मिलते हैं, सोफिस्टिकेटेड है, पार्टी है, महंगी शराब चल रही वहां पे, तो पार्टी में 11 लोग हैं मेरे दोस्तों, 2 लोग गले मिलते हैं, तो यानी कि 2-2 लोगों के कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं? 11C2, बस लैंग्वेज को पकड़ना है,
11 गुणा 10 बटे 2 गुणा 1, ये आ जाएगा मेरे दोस्तों, कितना आ जाएगा ये 55। बी ऑप्शन आंसर। आगे चलेंगे। एक पार्टी के समापन पर कुल 28 बार हाथ मिलाने का आदान प्रदान हुआ। यह मानते हो कि प्रत्येक प्रतिभागी अन्य सभी के प्रति समान रूप से विनम्र था, कोई भी एटीट्यूड में नहीं है, हर आदमी हर से हाथ मिला रहा है। उपस्थित लोगों की संख्या कितनी है? अगर पार्टी में n लोग उपस्थित हैं तो n में से हर दो दो आदमी मिलकर हाथ मिलाएंगे तो हाथ कितने मिलेंगे? nc2। दो दो लोगों कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? n लोगों में से nc2 या 28। अब यहां से सॉल्व करना, मैं सॉल्व तो करूंगा नहीं, मैं तो ऑप्शन से उठाऊंगा। 14 गुणा 13 बटे 2, 7 गुणा 6 बटे 2, 9 गुणा 8 बटे 2, ये 8 है। डी ऑप्शन। अगर मैं यहां पे n की जगह 8 लूंगा मेरे प्यारे भाई, 8 8c2 क्या हो जाएगा? या n की जगह मैं 8 लूंगा तो 8c2 क्या आ जाएगा? 8 गुणा 7 बटे 2 एकम 2 1 आ जाएगा ना 28। 56 बटे 2 सेटिस्फाई करेगा, यानी कि कितने हो जाएंगे? 8 लोग। समझ में? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नए साल के दिन कक्षा का प्रत्येक छात्र दूसरे छात्र को कार्ड भेजता है। डाकिया 600 कार्ड डिलीवर करता है तो आपसे पूछा क्लास में कितने स्टूडेंट हैं? जैसे आप ये मान के चलो कि क्लास में n स्टूडेंट है, तो जैसे मैं ये मान के चलो क्लास के 5 स्टूडेंट है, 1 2 3 4 5, तो ये वाला स्टूडेंट जो है खुद को थोड़ा ना कार्ड भेजेगा, बाकी चारों को भेजेगा। तो अगर मेरे दोस्तों क्लास में 5 स्टूडेंट हैं तो हर स्टूडेंट कितने को कार्ड भेज रहा है? 4 स्टूडेंट्स को। हर स्टूडेंट 4 स्टूडेंट्स को कार्ड भेज रहा है। तो अगर क्लास में n स्टूडेंट्स है तो कार्ड्स कितने स्टूडेंट्स को भेजेगा? n-1 स्टूडेंट्स को। यानी कि हर स्टूडेंट्स जो है वो n-1 स्टूडेंट्स को कार्ड भेजेगा। टोटल n स्टूडेंट्स हैं तो n स्टूडेंट्स कितने कार्ड भेजेंगे टोटल मिला के? फिर n गुणा n-1, यही हो जाएगा कि नहीं? जैसे एग्जांपल के लिए समझो ना, जैसे 5 स्टूडेंट्स है, ये स्टूडेंट्स कार्ड भेज रहा है तो बाकी 4 को भेजेगा। तो n स्टूडेंट्स है वो कार्ड कितने स्टूडेंट को भेजेंगे? n-1 स्टूडेंट्स को। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो n-1 स्टूडेंट्स को कार्ड भेजेगा हर स्टूडेंट्स। अगर n स्टूडेंट्स है तो कुल कितने कार्ड भेजे जाएंगे? n गुणा n-1 बराबर 600। आप मुझे खुद बताओ, यहां पे एक इक्वेशन बन गई और ऑप्शन से 25 सेटिस्फाई कर रहा है, ए ऑप्शन। n की जगह 25 और 25 माइनस 1 24, तो 25 गुणा 24 600 आ गया, बात खत्म। आगे चलेंगे। 52। हाउ मेनी कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन थ्रू 20 पॉइंट्स ऑन ए सर्कल? एक सर्कल पर 20 बिंदु से होकर कितनी जीवाएं खींची जा सकती हैं? जीवा क्या होता है भाई? अगर जैसे आपके पास एक सर्कल है, सर्कल पर आप ऐसे मान लो कि 20 पॉइंट है, ये 20 पॉइंट ये मान लिया मेरे दोस्तों, ठीक है ना? आई मीन 20 पॉइंट से कितनी जीवा खींची जा सकती है? ये सब जीवा होती है सर्कल के किन्हीं भी 2 पॉइंटों को मिलाने वाली लाइन। यानी कि अल्टीमेट सवाल ये भी बन सकता है कि 20 बिंदुओं से होकर जाने वाली कितनी रेखाएं पॉसिबल हैं? अगर 20 पॉइंट्स एक ही प्लेन में है, एक ही समतल में है, तो उनसे टोटल कितनी लाइंस खींची जा सकती है, सवाल है। देखो, एक लाइन खींचने के लिए मुझे 2 पॉइंट्स की जरूरत है। 2 पॉइंट्स को मिला दो मेरे प्यारे भाई, एक लाइन खिंच जाएगी। 2 पॉइंट्स को आप मिला दो मेरे दोस्तों, एक लाइन खिंच जाएगी। यानी कि मेरे हर 2 पॉइंट के कॉम्बिनेशन से एक लाइन ड्रॉ होगी। अगर आपके पास 20 पॉइंट है तो 20 पॉइंट्स में 2-2 पॉइंट के जितने कॉम्बिनेशन बनेंगे उतनी लाइन खींची जा सकती हैं। आप बोलोगे हाँ सर, यानी कि बहुत डिटेल में आपको गहराई में सोचना है कि एक लाइन खींचने के लिए 2 बिंदुओं की आवश्यकता होती है। 2 पॉइंट, हर 2 पॉइंट जो है एक लाइन में तो होते ही होते हैं, ठीक है भाई? तो अगर 20 पॉइंट्स में 2-2 पॉइंट के जितने कॉम्बिनेशन बनेंगे उतनी ही लाइन ड्रॉ खींची जा सकते, उतनी जीवाएं खींची जाएंगी सर्कल पर। तो आउट ऑफ 20 पॉइंट्स 2-2 पॉइंट के कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? 20c2, जो कि हो जाएगा 20 गुणा 19 बटे 2 गुणा 1, यानी कि मेरे दोस्तों 190 है। 190 खींची जा सकती है। बी ऑप्शन सवाल का आंसर है। सभी बच्चों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट, एक प्लेन में 15 पॉइंट, एक समतल में 15 बिंदु हैं जिनमें से कोई भी 3 जो है संरेख नहीं है। तो इन्हें मिलाने से बनने वाले त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें। बहुत बढ़िया सवाल। देखिए, अगर कोई
3 पॉइंट एक ही लाइन में हो जाएंगे तो इनसे कोई ट्रायंगल बनेगा? कोई ट्रायंगल नहीं बन पाएगा। इनसे तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। अगर हमें ट्रायंगल बनाना है तो तीनों पॉइंट अलग अलग होने चाहिए, कोलिनियर नहीं होने चाहिए। ट्रायंगल तभी बनेगा जब तीनों पॉइंट्स कोलिनियर ना हो। देखिए दो पॉइंट तो हमेशा कोलिनियर सररेख होते हैं। कोई भी 2 पॉइंट उठा लो वो एक लाइन में तो होंगे ही होंगे, लेकिन तीसरा पॉइंट इस लाइन पर नहीं होना चाहिए, कहीं और होना चाहिए तो ट्रायंगल बनेगा। तो आपके पास टोटल 15 पॉइंट है। इनमें से कोई भी 3 पॉइंट ऐसे नहीं है जो एक लाइन में आ रहे हों, यानी कि सारे 15 पॉइंट इधर उधर छितरे पड़े हैं। तो आपसे पूछा इन्हें मिलाने वाले त्रिभुजों की संख्या। देखिए त्रिभुज कब बनेगा? 3 पॉइंट के कॉम्बिनेशन से, 3 नॉन कोलिनियर, 3 असंरेखीय बिंदु, 3 अलग अलग पॉइंट जो एक लाइन में ना आते हो, उनके कॉम्बिनेशन से, हर 3 पॉइंट के कॉम्बिनेशन से एक ट्रायंगल बनेगा। अगर मेरे पास टोटल 15 पॉइंट हैं तो बस मुझे यह काउंट करना है कि इन 15 पॉइंट्स में 3-3 पॉइंट्स के कितने कॉम्बिनेशन होंगे। इन 15 पॉइंट्स में 3-3 पॉइंट्स के कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, बस मुझे यह काउंट करना है। उतने ही आपके ट्रायंगल होंगे। 15C3, तो 15C3 का मतलब क्या होता है मेरे दोस्तों? 15 गुणा 14 गुणा 13 बटे 3 गुणा 2 गुणा 1। तो 3 पंजे 15 और ये 2 सत्ते 14, तो 13 सत्ते 91, 91 की 5 में गुणा करेंगे तो 455, 455 इस सवाल का आंसर है। बी ऑप्शन एकदम सही है, बी ऑप्शन। ठीक है भाई, आगे चलेंगे। एक सतह पर 10 बिंदु हैं, बहुत बढ़िया, जिनमें से 4 कोलिनियर हैं। अच्छा जी, 4 कोलिनियर हैं। इन बिंदुओं से कितने त्रिभुज बनेंगे? ठीक है ना, इनमें से कितने बिंदु बनेंगे? मतलब आपके पास 10 पॉइंट हैं, 4 कोलिनियर हैं मेरे दोस्तों। ऐसे 1 2 3 4, ये चारों एक ही लाइन में, बाकी जो है वो 6 अलग अलग है ना, 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से सब अलग अलग हैं बाकी। ठीक है जी, बाकी कोई भी यहां पर कोलिनियर नहीं है। ठीक है भाई, सब अलग अलग हैं। ये 4 पॉइंट जो हैं ये आपके कोलिनियर बन रहे हैं, ये वाले चारों। ठीक है भाई, ये वाले चारों। तो बताओ इनसे कितने ट्रायंगल बन सकते हैं? बताओ। अब ध्यान से सुनेगा मेरे प्यार, इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना, ज्यादा नहीं। अगर 10 नॉन कोलिनियर पॉइंट होते, अगर 10 पॉइंट अलग अलग होते, कोई भी कोलिनियर ना होता, तो टोटल कितने ट्रायंगल बनते? 10C3। कितने ट्रायंगल बनते? 10C3। सुनना मेरी बात को। अब ये जो 4 पॉइंट है मेरे प्यारे भाई, अगर ये भी कोलिनियर होते 4 पॉइंट, अगर ये जो 4 पॉइंट है मेरे दोस्तों, ये भी अगर अलग अलग होते तो कितने ट्रायंगल बनते? 4C3। अगर मैं माइनस कर दूं तो आ जाएगा आंसर। इन 4 पॉइंटों से, ये 4 पॉइंट कोलिनियर हो गए तो इनसे तो कोई ट्रायंगल बनेगा नहीं। तो 4 पॉइंटों से, 4 बिंदुओं से बनने वाले ट्रायंगल की संख्या को अगर मैं माइनस कर दूंगा टोटल ट्रायंगल में से, तो आंसर आ गया कि नहीं आ गया? आप बोलोगे हाँ जी सर आ गया। इन चारों पॉइंटों का आपस में मिलाकर तो कोई वो बनेगा नहीं। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि ये इसके साथ बनाएगा, ये इसके साथ ट्रायंगल बनाएगा, ये इसके साथ बनाएगा, ये इसके साथ बनाएगा, ये ट्रायंगल। ठीक है ना, लेकिन चारों के आपस में से कोई ट्रायंगल नहीं बनेगा। तो टोटल 10 पॉइंट से कितने ट्रायंगल बनेंगे? 10C3। इन चारों पॉइंट्सों से कितने ट्रायंगल बनने चाहिए थे? 4C3। वो नहीं बन पाएंगे तो माइनस कर देंगे। 10C3 का मतलब 10 गुणा 9 गुणा 10 गुणा 9 गुणा 8 बटे 3 गुणा 2 गुणा 1। 4C3 का मतलब आ जाएगा 4C1। 4C1 यानी कि 4। तो ये आ जाएगा मेरे दोस्तों 9-72, 720 बटा 6 120, 120 माइनस 4 यानी कि 116, 116 इस सवाल का आंसर होगा, डी ऑप्शन। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर एकदम झक्कास तरीके से समझ में आया है। ओके भाई, चले अगला सवाल, सवाल नंबर 55। यदि 9 पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं और प्रत्येक छात्र के लिए 2 विशिष्ट पाठ्यक्रम अनिवार्य है, तो एक छात्र कितने तरीके से 5 पाठ्यक्रमों का कार्यक्रम चुन सकता है? इंग्लिश में पढ़ेंगे तो ज्यादा बेटर है।
कि भाई इन हाउ मेनी वेज कैन स्टूडेंट चूज ए प्रोग्राम ऑफ 5 कोर्स इफ 9 कोर्स आर अवेलेबल एंड 2 स्पेसिफिक कोर्स आर कंपलसरी फॉर एवरी स्टूडेंट। हमारे पास टोटल 9 कोर्स हैं, 9 में से हमें 5 कोर्स चुनने हैं, तो तरीके हो जाएंगे ये। बट ऐसा नहीं करना है, हमें कोर्स चुनने हैं 5, 2 तो स्पेसिफिक है, लेने ही लेने हैं। यानी कि 9 में से, जैसे हमारे पास 9 कोर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 तो स्पेसिफिक है, लेने ही लेने, बचे 7। और इन 7 कोर्स में से 2 तो हम ऑलरेडी ले चुके हैं, कितने चूज करने पड़ेंगे? मात्र 3। 5 कोर्स लेने हैं, 2 तो हम ऑलरेडी लेने ही लेने हैं, वो फिक्स है भाई, इनके बिना तो आपको डिग्री नहीं देंगे वो। तो यानी कि 5 हमको पाठ्यक्रम लेने हैं, टोटल 2 ऑलरेडी ले चुके हैं, तो 3 चूज करने पड़ेंगे रिमेनिंग 7 में से। तो 7C3 सवाल का आंसर होगा कि 7 गुणा 6 गुणा 5 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1। 6 से 6 कट जाएगा, यानी कि 35 इसका आंसर है, बी ऑप्शन। आगे चलेंगे। 7 पुरुष और 5 महिलाएं हैं, इनमें 5 पुरुषों और 2 महिलाओं का एक समूह कितने तरीकों से बनाया जा सकता है? आपके पास 7 मैन एंड 5 वुमेन हैं। अब इनमें से हमको एक समूह बनाना है जिनमें 5 पुरुषों और 2 महिलाओं का कितने तरीके से बनाया जा सकता है। तो 7 आदमियों में से 5 आदमी चुनने के कितने तरीके हैं? 7C5। 5 औरतों में से 2 औरतें, 2 महिलाएं चुननी है, तो 5 वुमेन में से 2 औरतें चुनने के कितने तरीके होंगे? 5C2। टोटल कितने वेज होंगे? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई मेरे प्यारे भाई, ये हो जाएगा 7C5 का मतलब होता है 7C2। ध्यान देने वाली बात यह कि 7C5 को आप 7C2 लिख सकते हो, और 7C2 का मतलब है 7 गुणा 6 बटे 2 गुणा 1, यानी कि 21। तो 21 आ गया। 5C2 का क्या मतलब है? 5C2 का मतलब है 5 गुणा 4 बटे 2 गुणा 1, यानी कि 20 बटे 2 10, यानी कि 21 2 शाम 210। इस सवाल का आंसर होगा 200 है। 7C5 7 गुणा 6 बटे 2 और 5 4 210 आएगा जी। यहां पे ऑप्शन गलत है, ये 210 आएगा मेरे दोस्तों, ठीक है ना। फिर से देख लेते हैं एक बार, कोई गड़बड़ तो नहीं। 5C2 मतलब 5 गुणा 4 बटे 2 एकम 2, 20 बटा 2 आपका 10 आ जाएगा, और ये 21 आएगा। हाँ जी, 210 इसका आंसर है, ऑप्शन गलत है यहां पर। ठीक है, आगे चलते हैं। In how many ways can one select a cricket team of 11 from 17 players in which only 5% can bowl if each cricket team of 11 must include exactly 4 bowler? ये बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है भाई, हमारे पास टोटल 17 प्लेयर्स हैं, हमारे पास टोटल 17 खिलाड़ी हैं। इनमें से हमको एक टीम बनानी है 11 प्लेयर्स की, 11 खिलाड़ियों की टीम बनानी है। टोटल 17 खिलाड़ी हैं, जिसमें से 5 गेंदबाजी कर सकते, केवल 5 ही बॉलिंग कर सकते हैं। यानी कि इन 17 प्लेयर में से 5 आपके बॉलर हैं, है भाई, यही होती ना स्पेलिंग। यानी कि और बाकी के 12 बैट्समैन हैं, बैट्समैन या ऑलराउंडर जो भी हैं, लेकिन बॉलर 5 है, बाकी के जो 12 हैं वो बैट्समैन हैं। हमें 11 खिलाड़ियों की टीम बनानी है, उसमें हर टीम में, प्रत्येक क्रिकेट टीम में ठीक 4 बॉलर होने चाहिए। यानी कि हमको एक ऐसी टीम बनानी है जिसमें 4 तो हो आपके बॉलर। टोटल खिलाड़ी होने चाहिए 11, तो यानी कि बैट्समैन कितने होने चाहिए? फिर 7 आपके बैट्समैन होने चाहिए। तो हमको ऐसी टीम बनानी है, बताओ कितने तरीकों से बनाई जा सकती है। यानी कि 5 बॉलर और 12 बैट्समैन में से हमको चूज करने हैं। एग्जैक्ट 4 बॉलर होने चाहिए और बाकी के फिर 7 बैट्समैन होने चाहिए। तो 5 बॉलर में से 4 बॉलर कितने तरीके से आप चूज कर सकते हो? 5C4 मल्टीप्लाई। 12 बैट्समैन में से आपको चूज करने हैं 7 बैट्समैन, कितने तरीके से चूज कर सकते हैं? 12C7। अब 5C4 का मतलब है 5C1 और 5C1 का मतलब हो गया जी 5। अब 12C7 का मतलब है जी 12C5, 12 - 7 5 होता है। 12C5 का मतलब होता है जी
12C5 का मतलब होता है 12 की आप रिवर्स मल्टीप्लाई करो, 12 गुणा 11 गुणा 10 गुणा 9 गुणा 8, 5 तक। फिर आप 5 की रिवर्स मल्टीप्लाई करो 1 तक, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये आएगा। अब 5 दूनी 10 से 10 कट जाएगा, 4 तिया 12 से 12 कट जाएगा। अब ये कितना आएगा मेरे दोस्तों, 9 72 पंजे 360 गुणा 11, यानी कि 3960। आंसर है 3960, पहला ऑप्शन करेक्ट है। 11 का मल्टीपल आएगा आंसर। ठीक है, तो देखो ये सवाल थोड़े कंपेरेटिवली इजी हो जाते हैं। ये बनाओ, द नंबर ऑफ वेज इन विच ए टीम ऑफ 11 प्लेयर्स कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम 22 प्लेयर्स इंक्लूडिंग 2 ऑफ देम एंड एक्सक्लूडिंग 4 ऑफ देम। इंक्लूडिंग 2 ऑफ देम एंड एक्सक्लूडिंग 4 ऑफ देम। बहुत बढ़िया सवाल है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत बेहतरीन लॉजिकल सवाल है। बोला उन तरीकों की संख्या ज्ञात करो जिनमें 11 खिलाड़ी की एक टीम बनाई जा सकती है 22 खिलाड़ियों में से। आपके पास टोटल 22 खिलाड़ी हैं, 22 खिलाड़ी में से हमको टीम बनानी है 11 खिलाड़ियों की। अब इनमें 2 खिलाड़ी तो ऐसे हैं, 2 खिलाड़ी जो हमें लेने ही लेने हैं, 2 खिलाड़ी जो इंक्लूड करने ही करने हैं। और 22 में से मेरे दोस्तों 4 खिलाड़ी तो ऐसे जो कतई हमको नहीं लेने हैं, यानी कि 22 में से 6 का हिसाब तो ऑलरेडी हो चुका है, 22 में से 6 का हिसाब तो ऑलरेडी हो चुका है, बचे हैं 16 खिलाड़ी। 22 में से 6 घटाएंगे 16, मुझे इन 16 में से ही जो है अपना हिसाब किताब देखना है। मुझे टीम बनानी है 11 खिलाड़ियों की। 11 खिलाड़ी में से 2 को तो हमने ऑलरेडी शामिल कर लिया, वो तो लेने ही लेने, अवश्य शामिल किया जाना है 2 को। 11 में से हम 2 ऑलरेडी ले चुके हैं, तो बचे 9, यानी कि हमें इन 16 खिलाड़ियों में से 9 खिलाड़ियों को ही सिलेक्ट करना है। तो कितने तरीके हो जाएंगे, 16C9 ये वेज हो जाएंगे, कि 22 में से हम 2 तो ऑलरेडी ले चुके हैं, 9 ही खिलाड़ी अब हमको 2 तो लेने ही लेने हैं, 2 पर्टिकुलर खिलाड़ी हैं, विराट कोहली रोहित शर्मा लेने ही लेने हैं। बाकी हमारे पास बचे 20 खिलाड़ी, 20 में से 4 तो कत्ती नहीं लेने, उनको भगा देना, बचे 16 खिलाड़ी। 16 में से अब हमको चूज कितने करने पड़ेंगे, 2 तो हम ऑलरेडी ले चुके हैं, 9 ही चूज करने पड़ेंगे, टीम 11 की बननी है। तो 16C9 कोई ऑप्शन नहीं है, तो बी ऑप्शन है भाई। क्यों भाई, 9 और 7 16 होता है ना, 16C9 को हम 16C7 कहेंगे। तो बी ऑप्शन आंसर होगा इस सवाल का। काफी ट्रिकी अच्छा सा सवाल था, बनाए करो। इन ए टूरिंग क्रिकेट टीम, एक क्रिकेट टीम है जो टूर कर रही है, देर आर 16 प्लेयर्स, उनमें 16 प्लेयर हैं इन ऑल इंक्लूडिंग 5 बॉलर्स, 2 विकेट कीपर। हाउ मेनी ways team of 11 player from these can be chosen so as to include 3 बॉलर, 3 बॉलर हो और 1 विकेट कीपर हो। बहुत बेहतरीन सवाल तो नहीं कहूंगा मैं इसे। आपके पास कुल 16 खिलाड़ी हैं, 16 टोटल 16 प्लेयर हैं। अब इन 16 प्लेयर में से भाई साहब आपके पास 5 तो हैं बॉलर, 2 हैं बैट्समैन, सॉरी विकेट कीपर, 5 2 7, बचे 9, यानी कि 9 आपके होंगे फिर बैट्समैन है भाई, यही है ना। 5 बॉलर हैं, 2 विकेट कीपर है और बाकी के 9 बैट्समैन होंगे। 11 खिलाड़ियों की टीम बनानी है। अब उस टीम में 3 गेंदबाज होने चाहिए, 1 विकेट कीपर होना चाहिए, 3 गेंदबाज, सो एज टू इंक्लूड 3 बॉलर एंड 1 विकेट कीपर। अब 5 बॉलर में से अपन को यहां पे कितने बॉलर लेने भाई, 3 बॉलर लेने हैं। तो कितने तरीके हो जाएंगे, 5C3। 1 विकेट कीपर लेना है, 2 विकेट कीपर में से अपन को 1 लेना है। तो बाकी जो 9 बैट्समैन है उसमें से कितने खिलाड़ी लेने पड़ेंगे, ये तो 3 और 1 4 ही खिलाड़ी चूज करे, हमें तो 11 खिलाड़ी चूज करने टोटल, तो 7 और लेने। लेकिन 9 बैट्समैन में से हमें 7 प्लेयर चूज करने पड़ेंगे, 9 में से 7, 9 में से कितने चूज करने पड़ेंगे हमको, 7 प्लेयर चूज करने पड़ेंगे, 9C7। ठीक है बच्चे, तो 5C3 का मतलब 5C2 आ जाएगा 20, 2C1 का मतलब 2, 9C7 का मतलब 9C2, यानी कि 9 गुणा 8 बटे 2 गुणा 1, यानी कि 36।
तो 72 गुणा 20 1440। कुछ गड़बड़ है। 3 गेंदबाज, 1 विकेट कीपर, 3 और 1 4, बचा 7। 5 गुणा, हाँ सॉरी 10 आएगा ये। 5C3 मतलब 10 आएगा। 5C3 मतलब 5C2। तो 5 गुणा 4 बटे 2 गुणा 1 10 आएगा। तो 36 दूनी 72, 2 शाम 720, 720 आ जाएगा मेरे दोस्तों। सवाल का आंसर सी ऑप्शन, एकदम टन टना टन टन। आगे चलेंगे, बनाओ 60। ये सब चीजें प्रोबेबिलिटी में भी बहुत काम आएंगी। जो यहां के लॉजिक है वही प्रोबेबिलिटी में इस्तेमाल होंगे, इसलिए चैप्टर अच्छे से पढ़ना बहुत जरूरी है। 13 क्रिकेट खिलाड़ियों में 4 गेंदबाज है, तो 11 खिलाड़ियों की एक क्रिकेट टीम कितने तरीके से बनाई जा सकती है जिसमें कम से कम 2 गेंदबाज शामिल हों? कम से कम 2 गेंदबाज। ये बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल। अगर यहां पे ये अगर कम से कम हटा देना तो सवाल में कोई दम नहीं बचता। ये सवाल पिछले सवालों की तरह हो जाएगा। यहां पे बोला है कि हमारे पास 13 प्लेयर हैं टोटल, 13 क्रिकेट खिलाड़ी हैं टोटल, उनमें से 4 आपके बॉलर हैं। तो हमें टीम बनानी है 11 खिलाड़ियों की। कितने तरीकों से टीम बनाई जा सकती है, कितनी क्रिकेट टीमें बनाई जा सकती हैं कि कम से कम 2 गेंदबाज शामिल हों? कम से कम 2 हों, 2 से ज्यादा होगा तो हमें कोई दिक्कत नहीं, यानी कि कम से कम 2 बॉलर तो होने चाहिए। 2 बॉलर अगर मैं कम से कम 2 बॉलर लेता हूं फिर तो 9 मुझे लेने पड़ेंगे बैट्समैन। एक तो रास्ता ये हो जाएगा 9 बैट्समैन। ये एक तरीका हो गया टीम बनाने का, वन वे। अब किसी काम को करने का दूसरा तरीका अगर मैं ढूंढता हूं तो मैं क्या करता हूं, प्लस। दूसरा ये हो सकता है कि मैं 3 बॉलर लूं तो फिर मुझे बैट्समैन लेने पड़ेंगे 8। 3 8 11 खिलाड़ी हो गए ना, 8 लेने पड़ेंगे बैट्समैन। फिर भैया मेरे पास 4 ही बॉलर है, अगर मैं 4 के 4 बॉलर ले लेता हूं, 4 के 4 बॉलर, तो मुझे फिर बैट्समैन लेने पड़ेंगे 7 बैट्समैन। ठीक है ना? तो टीम बनाने का भाई, या तो मैं टीम इस तरीके से बनाऊंगा, वो वाली टीम है जिसमें 2 बॉलर रहेंगे, ये एक तरीका हो गया। फिर दूसरा तरीका मैंने ढूंढा उसी काम को करने का, तो प्लस आएगा। 3 बॉल हो जाएंगे है भाई, 3 बॉलर में लूंगा तो बैट्समैन 8 लेने पड़ेंगे। फिर ये आया कि अगर मैं 4 बॉलर लूंगा तो 7 बैट्समैन लेने पड़ेंगे। अब इन तीनों को मुझे ऐड करना पड़ेगा भाई। अब 2 बॉलर है, 4 बॉलर है मेरे पास और 9 बैट्समैन है। 13 खिलाड़ी है ना, 4 बॉलर है तो बाकी के 9 क्या होंगे, बैट्समैन होंगे। अब 4 बॉलर में से 2 बॉलर चुनने के कितने तरीके, 4C2। अब 9 बैट्समैन में से अगर 9 ही बैट्समैन चुनने तो कितने तरीके, 9C9 प्लस 4 बॉलर में से 3 बॉलर चुनने के तरीके क्या है, 4C3। और 9 बैट्समैन में से 8 बैट्समैन चुनने के तरीके 9C8 प्लस 4 बॉलर में से 4 बॉलर चुनने के तरीके 4C4 और 9 बैट्समैन में से 7 बैट्समैन चुनने के तरीके 9C7। ये आ जाएगा मेरे प्यारे भाई, समझ में आई बात? अब मुझे इसको ऐड करना पड़ेगा। तो 4C2 का मतलब आ जाएगा 6, 4 3 6 और 9C9 का मतलब 1, यानी कि 6 आ गया। 4C3 का मतलब हो गया 4, 9C8 का मतलब हो गया 9, 9C8 का मतलब 9C1 9, यानी कि 4 नाम 36। 4C4 का मतलब हो गया जी मेरे दोस्तों यहां पर 1। ठीक है भाई, ओके। और 9C7 का मतलब हो गया 9 गुणा 9C2, यानी कि 9 गुणा 8 बटे 2 गुणा 1, यानी कि 36। तो 36 36 72 और 78, यानी कि 78। तो 78 वेज टीम बनाई जा सकती है। सी ऑप्शन सवाल का आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 61। 52 कार्ड की एक टास्क की गड्डी है, उसमें से 5 कार्ड संयोजनों की संख्या निर्धारित करें। यदि 5 कार्डों के प्रत्येक चैन में ठीक एक बादशाह हो, एग्जैक्ट 1 किंग हो। बताओ जी, आपके पास टास्क की गड्डी है जिसमें 52 पत्ते हैं, हम उसमें से 5 कार्ड जो है निकालते हैं। 5 कार्ड के कॉम्बिनेशन आपको निकालने हैं और उन 5 कार्ड के कॉम्बिनेशन में से एग्जैक्टली एक किंग होना चाहिए। देखिए मेरे दोस्तों, अगर आपके पास 52 कार्ड्स हैं, 52 में से आप 5 कार्ड्स निकालते हो।
अब देखो इन 52 कार्ड्स में से किंग कितने होते हैं? 4 किंग होते हैं। ईंट चिड़ी पान हुकुम, 4 किंग होते हैं मेरे प्यारे भाई। तो 52 यानी कि बचे कितने कार्ड? 48 कार्ड बचे। अब ध्यान सुनेगा, आपसे बोला कि 5 कार्ड के ऐसे कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे जिसमें एग्जैक्टली एक किंग हो। अगर आप 5 कार्ड निकाल रहे हो तो एक किंग जो आना चाहिए वो इन 4 कार्डों में से आना चाहिए। 4 किंग में से, 4 किंग के कार्डों में से एक किंग आपका निकल के आना चाहिए। बचे ये 48 कार्ड, 48 कार्ड्स मेरे प्यारे भाई। यानी कि इन 48 कार्ड में से फिर बाकी के 4 कार्ड निकलने चाहिए। 5 कार्ड में से एक तो किंग है, तो बाकी कितने बचे? 4 कार्ड्स बचे कि नहीं? तो बाकी के 4 कार्ड्स इन 48 में से निकल के आने चाहिए। तो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? मल्टीप्लाई। ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आप बोलोगे हाँ जी सर ये तो बहुत ही बेहतरीन निकला। 4C1 का मतलब 4 और 48C4 का मतलब थोड़े थोड़े लॉजिक आपको डेवलप करने। और ये ऐसे लॉजिक हैं जो आप कितना भी बेसिक पढ़ लो, कुछ भी आपको बता दिया जाए, नहीं, ये केवल सवालों की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस से ही डेवलप होंगे लॉजिक, है ना। बाकी तो सब कुछ पता ही है। 48C4 क्या होता है भैया? 48 गुणा 47 गुणा 46 गुणा 45 और नीचे क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों? नीचे आ जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है ना। वैसे तो कैलकुलेशन यहां पर काफी ज्यादा हो गई। ठीक है भाई, बस हमको पूरी मल्टीप्लाई करना नहीं है, ऑप्शन है। ठीक है बच्चे, तो यहां पर क्या चला जाएगा? 4 तिया 12 दूनी 24 दूनी 48 चला जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। अब देखो 47 गुणा 46 तो है ही, और ये कितना बचा मेरे दोस्तों? 4 दूनी 8, 8 गुणा 45 360। तो 360 गुणा 47 गुणा 46 पहला ऑप्शन आंसर हो गया, पहला ऑप्शन। ठीक है ना। 47 इंटू 46 तो दिखाई दे रहा है, बाकी 4 दूनी 8 गुणा 45 360 हो गया भैया। 360 इंटू 47 इंटू 46। बहुत बढ़िया सवाल, आगे चलेंगे। 62 नंबर देखो बच्चे, इस सवाल को कौन करेगा? एक समूह में 4 गर्ल्स एंड 7 बॉयज हैं, तो 5 लोगों की एक टीम को कितने तरीके से चुना जा सकता है? अब 3 यहां पे आपसे सवाल पूछे हैं। ठीक है ना। तो आपके पास जो है स्टूडेंट्स 4 गर्ल्स एंड 7 बॉयज हैं। अब इनमें से 5 सदस्यों की एक टीम चुननी है। पहला सवाल है कि टीम में कोई गर्ल नहीं होनी चाहिए। अगर टीम में कोई गर्ल नहीं है, टीम हैज नो गर्ल, नो गर्ल, दैट मीन्स ऑल शुड बी बॉयज। यानी कि मेरे को एक टीम चुननी है जिसमें सारे बॉयज होने चाहिए, और बॉयज किस में से चुनूंगा? बॉयज में से। यानी कि टीम हैज नो गर्ल मतलब ओनली 5 बॉयज मेरे को सिलेक्ट करने हैं। ये तो मतलब है इस बात का। मेरे पास टोटल बॉयज कितने? 7। 7 बॉयज में से 5 बॉयज सिलेक्ट करने के तरीके क्या आएंगे? 7C5, और 7C5 का मतलब 7 गुणा 6 अपॉन 2 गुणा 1, क्योंकि 7C5 का मतलब होता है 7C2। 7C2 की वैल्यू आ गई भाई आपका 21। तो पहले सवाल का आंसर तो 21 आ गया। सेकंड केस, एटलीस्ट 1 बॉय एंड 1 गर्ल, ये आ गया मेरे दोस्तों। एटलीस्ट 1 बॉय एंड 1 गर्ल, कि हम 5 सदस्यों की टीम चुनेंगे लेकिन उनमें कम से कम एक लड़का और एक लड़की तो होनी चाहिए। यानी कि मेरे दोस्तों या तो हम 1 गर्ल और 1 बॉय लें, एक तरीका हो गया, या फिर 1 गर्ल और 4 बॉय। मैं 4-5 लोगों की टीम चुननी है तो हम 1 गर्ल और 4 बॉय चूज करेंगे, ये एक तरीका हो गया। प्लस इसी काम को करने का दूसरा तरीका, यही सिलेक्शन का दूसरा तरीका है कि हम 2 गर्ल लें और 3 बॉयज ले लें। तीसरा हो सकता है कि हम यहां पे 3 गर्ल लें और 2 बॉयज ले लें, 3 2 5। चौथे हो सकता है कि हम 4 गर्ल्स ले लें और 1 बॉय ले लें। यही हो जाएगा कि नहीं? और इससे आगे तो कुछ नहीं है ना मेरे प्यारे भाई। तो ये वो केस आ गए जहां कम से कम 1 बॉय और 1 गर्ल तो हमेशा है। ठीक है ना। यहां तक किसी कोई समस्या? अब 1 गर्ल, 4 लड़कियां हमारे पास 4 है, बॉयज 7 है। 4 में से 1 गर्ल चुनने के तरीके 4C1। अब 7 बॉयज में से 4 बॉयज चुनने के तरीके 7C4 प्लस अब 2 गर्ल्स, 4 गर्ल्स में से 2 गर्ल्स चुनने के तरीके 4C2। अब 7 बॉयज में से 3 बॉयज चुनने के तरीके 7C3 प्लस 3 गर्ल्स, 4 में से 3 गर्ल्स चुनने के तरीके 4C3। 2 बॉयज, 7 बॉयज हमारे पास हैं टोटल, 2 बॉयज चुनने के कितने तरीके हैं? 7C2 प्लस 4 गर्ल्स, 4 में से 4 गर्ल्स चुनने के तरीके 4C4
और एक बॉयज। 7 में से एक बॉयज चुनने का तरीका 7C1। समझ में आई बात? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं है। अब 4C1 4 हो गया, 7C4 का मतलब 7 6 5, और ये जो है क्योंकि 7C4 को मैं ऐसे लिखूंगा ना 7C3, 7C3 हो जाएगा 7 6 5 इंटू 3 गुणा 2 गुणा 1, यानी कि आ जाएगा आपका 35, 35 चौका 140। अब 4C2 कितना आ गया? 4C2 आ गया 6, अब 7C3 आ गया जी आपका 35। ठीक है भाई, प्लस अब 4C3 आ गया 4C1, 4C1 मतलब 4, 7C2 आ गया आपका 21, प्लस 4C4, 4C4 आ गया 1, अब 7C1 आ गया मेरे दोस्तों आपका 7। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं है। तो 140 प्लस 210 350 है भाई, और 21 चौक 84 और 7 91, तो कितना आएगा? 1 और 35 और 9, ये आपका 44, 441। तो 441 इस सवाल का आंसर बनेगा मेरे दोस्तों, 441। 210 350 और आपका 91 जब इसमें ऐड करेंगे मेरे दोस्तों 450 से 9 कम 441। ठीक है भाई, अच्छा सवाल है मेरे प्यारे भाई। नेक्स्ट आपके सामने, एटलीस्ट 3 गर्ल्स, हमको 5 सदस्यों की टीम चुननी है मेरे प्यारे भाई, और उसमें से एटलीस्ट 3 गर्ल्स होनी चाहिए, कम से कम 3 गर्ल्स होनी ही चाहिए। ठीक है भाई, बताओ क्या होगा? एटलीस्ट 3 गर्ल्स मतलब हो गया मेरे दोस्तों कि या तो मैं 3 गर्ल्स चुनूंगा तो मुझे बॉयज लेने पड़ेंगे 2, या फिर मैं 4 गर्ल्स चुनूंगा तो मुझे बॉयज लेना पड़ेगा 1, या फिर मैं 5 गर्ल्स चुनूंगा। 5 गर्ल्स तो चुन ही नहीं सकता ना, लड़कियां ही 4 हैं, यानी कि यही हो जाएगा कि नहीं? ये मेरे पास 2 रास्ते हो गए। मैं अगर कम से कम 3 लड़कियां लेनी है, मुझे 5 लोगों की बनानी है टीम, अगर मैं 3 लड़कियां लूंगा तो बॉयज लेना पड़ेगा 2, और मैं 4 लड़कियां लूंगा तो बॉयज लेना पड़ेगा 1। 5 लड़कियां ले नहीं सकता, टोटली लड़कियां 4 हैं, तो ये हो जाएगा ना एटलीस्ट 3 गर्ल्स का। अब 4 गर्ल्स में से 3 गर्ल्स सिलेक्ट करने के तरीके 4C3, और 7 बॉयज में से 2 लड़का लोग सिलेक्ट करने के तरीके 7C2, प्लस 4 गर्ल्स, 4 में से 4 गर्ल्स चुनने के तरीके ये, और 1 लड़का चुनने का तरीका 7C1। तो 4C3 7C2 कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों आपका? 84, और 4C4 यानी कि मेरे दोस्तों 1 इंटू 7 7, तो 91। तो इस सवाल का जो आंसर आएगा वो 91 आ जाएगा। ठीक है भाई, तो देखिए इस तरह के सवाल काफी फेमस हैं, यही फेमस हैं आपके एग्जाम्स के लिए। ठीक है ना, 2 क्वेश्चन और हैं, इसको और बताएंगे। सवाल नंबर 63, बताओ यदि कम से कम 1 अधिकारी को शामिल करना है, एटलीस्ट 1 अधिकारी अपन को शामिल करना है, 1 एटलीस्ट 1, तो 4 अधिकारी और 8 कांस्टेबल में से 6 व्यक्तियों को चुनने की कितने तरीके से चुना जा सकता है? 6 व्यक्तियों को। हमारे पास 4 ऑफिसर हैं, 4 ऑफिसर हैं अपन के पास, और 8 कांस्टेबल हैं। अब उसमें से मेरे को सिलेक्ट करना है 6 आदमियों को, 6 व्यक्तियों को, और आपसे पूछेगा कितने तरीके से सिलेक्ट किया जा सकता है। एटलीस्ट 1 ऑफिसर होना चाहिए, एटलीस्ट 1 ऑफिसर होना चाहिए। तो देखो एक तो आपके पास वो तरीका है जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, पीछे के सवाल थोड़े डिफरेंट थे, दोनों जो थे ना, आप एटलीस्ट 1 बॉय एंड 1 गर्ल आ रहा है, एटलीस्ट 3 गर्ल्स आ रहा है, तो यहां से आसान हो गया। अब यहां पे एटलीस्ट 1 ऑफिसर, कम से कम हमको 6 लोग सिलेक्ट करने हैं, लेकिन 6 लोगों में कम से कम 1 ऑफिसर जरूर होना चाहिए। तो बताओ कैसे निकालेंगे? ध्यान सुनेगा, अगर मैं टोटल वेज में से, अगर मैं यहां पर टोटल वेज में से माइनस कर दूं कोई ऑफिसर ना चुनने के तरीके, तो आ जाएगा भाई। अगर मेरे पास 100 तरीके हैं और 100 तरीके में टोटल है, एग्जांपल के लिए 100 में से 5 तरीके ऐसे हैं कि कोई ऑफिसर नहीं चुना जाएगा, तो 100 में से 5 माइनस कर लो, बाकी के 95 तरीके तो वो आएंगे जिनमें कम से कम 1 ऑफिसर होगा, 1 से ज्यादा भी हो सकता है। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो मेरे को सिलेक्ट करने हैं 6 पर्सन, 6 पर्सन मेरे को सिलेक्ट करने हैं।
अच्छा, टोटल कितने लोग हैं? 12। 4 ऑफिसर 8 कांस्टेबल, यानी कि टोटल 12 लोग हैं। अब अगर टोटल 12 लोग यहां पर हैं तो 12 लोगों में से 6 लोग सिलेक्ट करने के कितने तरीके हो जाएंगे? ये इसमें से कोई ऑफिसर ना सिलेक्ट किया जाए, इसका मतलब यह है कि ओनली कांस्टेबल, ओनली 6 के 6 कांस्टेबल सिलेक्ट किए जाएं, यही हो जाएगा। कि नो ऑफिसर सिलेक्शन का मतलब कि सारे के सारे अगर हम 6 लोग कांस्टेबल ले लें, यही तो होगा। कोई ऑफिसर ना लेने का मतलब 6 लोग सिलेक्ट करने, तो 6 के 6 कांस्टेबल ले लिए। तो अगर हम 6 के 6 कांस्टेबल सिलेक्ट करेंगे, हमारे पास कांस्टेबल 8 हैं। 8 कांस्टेबल में से 6 सिलेक्ट करने के तरीके क्या हैं? 8C6, ठीक है ना? 8C6 आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, तो ये आ जाएगा। आप बोलोगे सर बड़ा प्यारा तरीका आया 6। और 12C6 का क्या मतलब है मेरे दोस्तों? थोड़ा ज्यादा कैलकुलेटिव हो गया, ये बड़ा हो गया। 12 गुणा 11 गुणा 10 गुणा 9 गुणा 8, 6 डिजिट तक लिखना है ना, 7। ठीक है भाई, फिर 6 से 1 तक, 6 5 4 3 2 1, ये आ गया मेरे दोस्तों, ठीक है ना? तो 12 दुसाम 120, 6 पंजे 30, चौका 120। उसके बाद 9 अट्ठे 72, तो 6 से 72 जाएगा, 12 12, तो 12 सत्ते 84 गुणा 11 कितना आ जाएगा? 840 प्लस 84, 924, ये 924 आ गया। माइनस 8C6, 8C6 का मतलब है 8C2, 8C2 का मतलब है 8 गुणा 7 बटे 2 गुणा 1, यानी कि 28। तो माइनस करेंगे 900, 900 से भी 4 माइनस करेंगे 896, तो 896 आना चाहिए। ये रहा, दिख रहा मेरे को सी ऑप्शन, खत्म। समझ में आई बात? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, एकदम अच्छी तरीके से बात समझ में आई है, ठीक है ना? नेक्स्ट आगे चलते हैं। सवाल नंबर है आपके सामने लास्ट, इस चैप्टर का ये लास्ट सवाल है। और प्यारे भाई मैंने ये बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया है और आपके लॉजिक्स डेवलप हो गए हैं, ठीक है ना? क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा वैरायटी, हालांकि मैं ये नहीं दावा कर रहा कि सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन सब हो चुका है, इसके अलावा कुछ बचता नहीं है। कि परमुटेशन कॉम्बिनेशन बहुत वास्ट टॉपिक है जो कि 12th में है। 12th में जब आईआईटी की तैयारी के दौरान और बड़े एग्जाम्स की तैयारी के दौरान जब हम पढ़ते तो बहुत ही भयंकर सवाल बनते हैं, ठीक है ना? बट आपको तो थोड़े नीचे लेवल पे रहना है, आपके कंपटीशन के हिसाब से संपूर्ण है, ठीक है ना? 6 लड़कों और 4 लड़कियों के समूह में से 4 बच्चों को कितने तरीकों से चुना जा सकता है ताकि समूह में हमेशा कम से कम एक लड़का मौजूद रहे? ओके, ये भी वैसा ही सवाल हो गया भी, हमारे पास जो है ऐसा ही क्वेश्चन है। 6 बॉयज हैं एंड 4 गर्ल्स हैं, में से 4 बच्चों को कितने तरीके से चुना जा सकता है? 4 बच्चों को किसकी हमेशा कम से कम एक लड़का मौजूद रहे? एक लड़का, जवाब दो मेरे प्यारे। कम से कम एक लड़का मौजूद रहे, कैसे करेंगे? अब 6 बॉयज और 4 गर्ल्स में से हमको 4 बच्चों को चुनना है, तो आप मुझे बताओ टोटल सिलेक्शन के कितने तरीके? टोटल लोग हो गए यहां पे 10, टोटल स्टूडेंट हमारे पास 10 हैं, तो 10 में से 4 स्टूडेंट्स को चुनने के तरीके हैं ये। हमें यहां पर यह है कि एटलीस्ट 1 बॉय सिलेक्ट होना चाहिए, तो अगर टोटल में से माइनस कर दूंगा, एटलीस्ट 1 बॉय सिलेक्ट करना है, अगर टोटल सिलेक्शन के तरीकों में से मैं माइनस कर दूंगा कि कोई लड़का ना सिलेक्ट किया जाए तो आ जाएगा। और 9 बॉय का मतलब कि सारी क्या ले ली जाए? गर्ल्स। ये 4 गर्ल्स ले ली जाए, हमको 4 बॉय 4 स्टूडेंट सिलेक्ट करने हैं ना, तो 9 बॉय का मतलब कि 4 गर्ल्स में से चारों की चारों गर्ल्स सिलेक्ट कर ली जाए, ये आ जाएगा आंसर। तो 10C4 का मतलब 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7, और नीचे 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, 4 तिया 12 दूनी 24, 72 3 बार, यानी क्या आ जाएगा 210। और 4C4 मतलब 1 माइनस करेंगे तो 209, तो 209 इस सवाल का आंसर हो जाएगा, जो कि आपका बी ऑप्शन बनेगा। तो यही इसका आंसर है स्टूडेंट्स। मेरे को लगता है कि आपको ये बात अच्छी तरीके से समझ में आई है।
एक धेले की आपको इसमें परेशानी नहीं है। ठीक है जी, चले। और इसी के साथ एक चैप्टर पूर्णतः समाप्त होता है। मैंने आपको हर चीज को जो है हमने यहां पर टच किया है, चाहे वो नंबर फॉर्मेशन हो, चाहे वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर को सेट करने वाला सवाल हो, कॉम्बिनेशन सिलेक्शन वाले सवाल, सर्कुलर राउंड टेबल हो, हाथ मिलाने वाले हो सवाल, ठीक है ना, बेसिक हो, परिभाषा हो, डेफिनेशन हो, हर किसी को। ठीक है, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताएं। ठीक है भाई, और आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो इसको जरूर अप्रिशिएट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, चलिए, धन्यवाद भाई, बाय।